हाय एवरीवन, दिस इज शिल्पा सरोज। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखो क्या है, हम देख रहे थे रफ्तार सीरीज, ठीक है। CMR 2017 का MCQs हम कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि कंप्लीट गाइड की जो बुक है LC को, कि ये इसके रिगार्डिंग हम पूरा देख रहे थे, ठीक है। तो रफ्तार सेट आज का जो वीडियो है वो हम उसमें रफ्तार सेट 7 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले 6 तक हमने कंप्लीट किए हैं। तो अगर मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपने 6 तक नहीं देखा है, 1 2 3 4 5 6, तो प्लीज जाइए और चैनल पे उसको आप देख सकते हैं। आपको थंबनेल सेम ही मिलेगा, तो आप थोड़ा इजी रहेगा कि आप उसको निकाल सकते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, उसको दबा दें, प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा देंगे, ताकि फर्दर कोई नोटिफिकेशन आया हो तो आपको वो पहले मिल जाए, ठीक है। अच्छा, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक आपको कर देना है। मेरे बोलने से पहले आपको लाइक तो कर देना चाहिए, इतना तो मेहनत आप कर ही सकते हैं, अगर आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो आप करोगे ही वैसे। बढ़ते हैं हम आगे। आज के इस वीडियो में देखो, आज के इस वीडियो में यहाँ पे देखो चैप्टर 8, ठीक है। इसके पहले हमने चैप्टर 6 और 7 देखा था, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, चैप्टर 8 देखेंगे। रेगुलेशन नंबर 76 से 91 तक देखने वाले हैं, ओके। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए, आ जाइए। तो यहाँ पे देख रहे हैं चैप्टर जो आपका 8 है, ठीक है। एक मिनट रुको। चैप्टर जो 8 है आपका वो क्या है, वाइंडिंग इन शाफ्ट, ठीक है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, वाइंडिंग इन शाफ्ट पढ़ने वाले हैं ये, ठीक है। फिर आप इसमें मैन वाइंडिंग, फिर आप इसमें जो है वाइंडिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ड्रम वाइंडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। आपका जो डीजे देशमुख की बुक है वो भी सब आ जाएगा इसमें, ठीक। डीजे देशमुख वॉल्यूम 3 में जो है आपको ये सब मिलेगा, वाइंडिंग शाफ्ट, मैन वाइंडिंग शाफ्ट, शिंकिंग, ठीक है। तो ये वाइंडिंग सिस्टम जो आप पढ़ने वाला हो ये आज के ही क्लास में होने वाला है। बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं हम। आज थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है तो पेशेंस रखना थोड़ा, नहीं तो फिर कहोगे कि भाई ज्यादा ही हो रहा है। ऑल राइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन क्या है, एक सीट आपको अपने नाम करना है। अपना ये टारगेट होना चाहिए कि जो आप क्लास देख रहे हो, अगर आप जो है 1.5 इतना जो घंटा आप दे रहे हो समय, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि ये आपका यूटिलाइज हो और इससे अगर क्वेश्चन आता है तो आप वो गलत मत करो, ठीक है। आप समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मतलब सब कुछ आप गलत कर सकते हो, कुछ भी गलत कर सकते हो, लेकिन जो चीज आप पढ़े हुए हो उसमें से अगर आप गलत करोगे तो ये सच से बहुत ज्यादा आपको जो है बुरा फील होगा जब आप दे के पेपर निकलेंगे तब। तो ध्यान रखें, जो क्वेश्चन आप करते हो कम से कम वो चीज अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। नोटिस ऑफ अ न्यू मैन वाइंडिंग इंस्टॉलेशन इज टू बी सेंट टू रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस बिफोर हाउ मेनी डेज। ये तो सबसे स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर। जैसे ही आप रेगुलेशन नंबर 76 पे जाएंगे, आपको वहां पे इंस्टॉलेशन के बारे में बताया गया है कि मैन वाइंडिंग इंस्टॉलेशन वो भी नया कब इंस्टॉल किया जाएगा और इसका जो नोटिस है वो किसको भेजा जाएगा, ठीक है। और कितने दिन पहले भेजा जाएगा, यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। 3 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कितने दिन पहले जो है इसको नोटिस भेजेगा। आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो नोटिस है ये किसको भेजा जाएगा, कितने दिन पहले भेजा जाएगा, या कौन सा मैन वाइंडिंग इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो क्या हो जाएगा, 60 डेज, ठीक है। तो कोई भी अगर न्यू मैन वाइंडिंग इंस्टॉलेशन हो रहा है तो उसका जो नोटिस है वो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भेजा जाएगा, वो भी 60 दिन के भीतर, ठीक है। चलो आगे यहाँ पे देखें, ये देखिए यूज करने से पहले यानी 60 डेज बिफोर यूज। यहाँ पे आप देखते हैं रेगुलेशन नंबर 77 पे आइए, कोल माइन रेगुलेशन का न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन की बात यहाँ पे की गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए व्हेन इट इज इंटेंडेड टू ब्रिंग इनटू यूज एनी न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन for lowering and raising of a person, the owner, agent, or manager shall not less than 60 days before such use give notice of such intention to the chief inspector and the regional inspector in such form as may be specified by chief inspector, which shall contain detailed specification of the installation. अब यहाँ पे सिंपल सी बात कही गई है कि कोई भी न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन को अगर आप ले सोचना, अगर आप सोच रहे हैं कि न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन को हम लेके आए और जो है किस लिए होता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे आप देखें, लेट अस सपोज कि ये जो है आपका शाफ्ट है, ठीक है, ये आपका शाफ्ट है और यहाँ पे आपका जो है क्या लगा है, वाइंडिंग इंजन लगा हुआ है, ठीक है। वाइंडिंग सिस्टम यहाँ पे है, तो यहाँ से जो है आपका क्या लगा है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हेड गियर,
यहाँ पे ऐसे दिख नहीं रहा है, वैसे यहाँ पे कह सकते हैं हम ऐसे करके बना है, दिस इज हेड गियर, ठीक है। और यहाँ से जो है आपका शाफ्ट यानी कि केज जो है ये शाफ्ट में जा रहा है, और यहाँ पे जो पर्सन है, यहाँ पे काम चल रहा है अंडरग्राउंड में, और यहाँ से पर्सन इसके केज में बैठता है और इसको ऊपर लेके जाता है, ठीक है। और ये जो है इसका क्या है, यहाँ पे सरफेस है, यहाँ पे जो है पर्सन उतर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोअरिंग और रेजिंग के लिए, या कोई मटेरियल है उसको हम ऊपर नीचे ले जाने के लिए जो है हम इसका यूज करते हैं। और यहीं पे सेम पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे सेम वही बताना चाह रहा है। देखिए देखिए यहाँ पे, तो अगर कोई न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन करना है, लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ अ पर्सन, तो इस केस में जो ऑनर एजेंट और मैनेजर होगा वो क्या करेगा, 60 डेज के भीतर वो नोटिस जो है भेजेगा चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को कि हमें भैया ऐसा है न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन करना है। समझ पा रहे हो? अच्छा, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपका ये क्या है, वाइंडिंग सिस्टम, ठीक है। वाइंडिंग शाफ्ट दिख रहा है आपको, ये यही है, ये आपको दिख रहा है ना, लाइकवाइज ये आपका क्या लगा हुआ है, हेड गियर है ये, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वाइंडिंग इन माइनिंग ऑपरेशन किस तरीके से वर्क करता है। तो ये आपको दिख रहा है वाइंडिंग वाइंडिंग इंजन, ये आपका केज है और ये आपका शाफ्ट है, समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से होता है। और ये जो है आपका क्या है, ये हेड गियर है, लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं होइस्ट मशीन, जिसको हम वाइंडर बोलते हैं, इसको वाइंडिंग इंजन इंजन सिस्टम है ये। इसी पे ये जो आप दिख रहा है ये रोप यहाँ पे जो लगा हुआ है, यही रोप जो है यहाँ से होके हो जाता है, ये देखो ये दिख रहा है आपका, ठीक है। और ये जो आपका माउंटेड व्हील है, उसी के थ्रू होते हुए क्या होता है, ये ये जो आपका रोप है ये इसको सर्कल करता है, और ये ऊपर नीचे लाने में, यानी जो केज है इसको ऊपर नीचे लाने में ये मदद करता है। और ये रोप है आपका, अभी मैं दिखाती हूँ रोप के बारे में। तो प्रैक्टिकल दिखाने वाले रोप क्या होता है एक्चुअली फादर के पास मेरे था। मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या होता है स्टैंडर्ड रोप जिसको बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगी, बने रहना क्लास में। ये हो गया आपका केज और स्किप है ये, ठीक है। कन्वेनेंस, केज और स्किप, माइन शाफ्ट व्हीकल जिसको बोलते हैं। ये आपका हेड फ्रेम है, टॉल सपोर्टिव व्हील टू गाइड टू द रोप इनटू द शाफ्ट। तो ये तो हो गया हमारा समझने का एक तरीके से। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका जो है ये क्या है, मैन राइडिंग चेयर, ठीक है। ये अंडरग्राउंड में जैसे जैसे बैठ के जाते हैं ना, हम यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऐसे लगा होता है बैठने के लिए, इस पे आप पैर सीधा करना है, और इसको आप ऊपर जो है आपका हेलमेट पे वो लगा रहता है टॉर्च, और फिर इससे आप जो है अंडरग्राउंड माइंस में जाते हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन या जो भी है वर्क करने। उसके बाद जो हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाइए, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, एवरी वाइंडिंग इंजन शैल बी सो सिचुएटेड इन रिलेशन टू हेड गियर दैट। क्या बोल रहा है कि जो भी वाइंडिंग इंजन है, यानी कि जो भी, यानी कि सारे की बात हो रही है, जितने भी वाइंडिंग इंजन है वो ऐसे उनको प्लेस किया जाता है हेड गियर से, कि क्या होता है, ड्राइवर इज एबल टू सी द केज वेयर इट इज एट पिट टॉप टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग। एक्सिस ऑफ हेड गियर पुली इज नॉट मोर देन 10 मीटर above axis of winding drum. Fleet angle of the rope does not exceed 1.5 डिग्री on either side, या फिर बोथ ए एंड सी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, यानी कि ये या ये, इसमें से क्या सही हो सकता है? ओके, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फ्लीट एंगल ऑफ रोप डज नॉट एक्सीड 1.5 डिग्री आइदर साइड। तो कहना चाहता है कि जो वाइंडिंग इंजन है, ऐसा उसको हेडगियर के रिलेशन में ऐसा उसको बैठाना है कि क्या चीजें ना हो, फ्लीट एंगल जो है रोप का वो 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम समझेंगे कैसे, जरा मैं इसको एक डायग्राम दिखाती हूँ आपको, एक मिनट रुको। तो इस डायग्राम को देखने में समझ में आएगा, ये वाला डायग्राम देखें, ठीक है। पुली यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका हेड गियर पुली है, ठीक है। ये आपका वाइंडिंग रोप है, वाइंडिंग रोप जो जाता कहाँ पे, मान लीजिए ये जो है ये आपका ड्रम है, ठीक है, यहाँ पे ड्रम लगा हुआ है, ये इस टाइप से रोप यहाँ पे बंधा हुआ है इस पे, ठीक है, ये ड्रम है। तो ये जो गया है यहाँ पे आपको दिख रहा है रोप, ये ठीक है, ये जो रोप गया है लाइक दिस, ये ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब आप देखते हैं तो एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये जैसे एक एंगल मैंने बनाया, तो ये जो एंगल ऑफ रोप है ना, इसी को बोलते हैं, ये 1.5 डिग्री से 1.5 डिग्री से 1.5 डिग्री से क्या बोलता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि एक बैक ये केज जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इस पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा, बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं इससे, ठीक। तो वहां पे समझाना सिर्फ इतना ही था। हम आते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे, ये देखिए, फ्लीट एंगल ऑफ रोप डज नॉट एक्सीड 1.5 डिग्री ऑन आइदर साइड। देखते हैं इसको, रेगुलेशन नंबर 77 पे जाइए, जहां हम न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन पढ़ रहे थे, ठीक है।
तो हमने वो तो देख लिया था। उसी में जब आप आएंगे यहाँ पे देखें सब रेगुलेशन 3 में 77 के सब रेगुलेशन 3 में आप पढ़ेंगे, unless otherwise permitted in writing by the chief inspector subject to such condition as he may specify therein, every engine for winding shall be so situated in relation to the head gear। समझ पा रहे हो? मतलब every engine of the winding बोल रहा है, यानी कि वाइंडिंग का इंजन मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, ये इंजन है और ये रूम बना दिया मैंने ऐसे करके, ये इंजन रूम है और यहाँ से जो है ये इसका गया है इंजन रूम का, ठीक है, और ये आपका क्या है, हेड गियर, ठीक, लाइक दिस, ठीक। और ये नीचे है आपका क्या, ये नीचे है शाफ्ट और ये केज है, ये आपका ये केज जा रहा है, ये केज ऊपर जाएगा, वाइंडिंग रोप यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जो होता है ये एंगल ऑफ रोपवे है, ठीक है, ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। Winding rope shall not in extreme position subtend in either direction an angle more than 1.5 degree with a plane of sheave or pulley used in connection with the rope। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो आपका पुली है या जो सीव कनेक्टेड है, ठीक है, वो रोप में जो यूज हो रहा है वो आपका 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डायमीटर ऑफ वाइंडिंग ड्रम एंड हेड गियर पुली शैल नॉट बी लेस देन। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई जो डायमीटर है वाइंडिंग ड्रम का और जो हेड गियर पुली का वो किससे कम नहीं होना चाहिए, 80 टाइम्स रोप डायमीटर, 100 टाइम्स रोप डायमीटर, या फिर 120 टाइम्स रोप डायमीटर, 100 टाइम्स रोप डायमीटर एक्सेप्ट इन इंस्टॉलेशन ओल्डर देन 25 अक्टूबर 1955, या फिर 150 टाइम्स रोप डायमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। क्यों? अब आप सोचो क्यों डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे देखो 100 टाइम्स रोप डायमीटर एक्सेप्शन इन इंस्टॉलेशन ओल्डर देन 25 अक्टूबर 1955। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये 25 अक्टूबर, ठीक है, 25 अक्टूबर 1955 तक क्या था आपका, यहाँ पे जो आपका केस था वो क्या था कि 80 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो 100 टाइम्स जो है आपका क्या बोल रहा है, वाइंडिंग ड्रम, यानी कि जो मैंने ड्रम बताया आपको, ये जो ड्रम है, ठीक है, ये ड्रम है, ये ड्रम है लाइक दिस, ये ड्रम है। तो ये बोल रहा है कि जो डायमीटर है वाइंडिंग ड्रम का, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर है, इसको हम डायमीटर बोलते हैं, इसका आधा कर देंगे तो ये रेडियस हो जाएगा। तो डायमीटर जो है वाइंडिंग ड्रम का वो कितना होना चाहिए ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे बोलता है कि जो रोप का डायमीटर है, ठीक है, यानी ये जो रोप है, ये रोप, इसका जो डायमीटर है उसका 100 गुना होना चाहिए। ये बोल रहा है कि डायमीटर, जो पता चला डायमीटर ही छोटा सा है, रोप इतना बड़ा है, तो कैसे उसमें वो मतलब उसमें समेटेगा कैसे, है ना, आप ये समेट नहीं सकता, इसीलिए जो है 100 गुना रोप डायमीटर होना चाहिए एक्सेप्ट इन इंस्टॉलेशन ओल्डर देन 25 अक्टूबर 1955। यानी कि 25 अक्टूबर 1955 तक जो है 80 टाइम्स यहाँ पे बोला गया है कि इतना जो है 80 टाइम्स रोप डायमीटर होना चाहिए, लेकिन आफ्टर 25 अक्टूबर 1955 जो आपका रोप का डायमीटर वो 100 गुना हो गया है। तो ये चीज यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, सीएमआर में ही मिलेगा आपको, रेगुलेशन नंबर 28 पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो, द डायमीटर ऑफ ड्रम और शीप्स ऑफ द वाइंडिंग इंजन and the pulley and sheaves used in connection with the winding shall, unless otherwise permitted in writing by chief inspector and subject to such condition he may specify therein, be not less than 80 times the diameter, देखो 80 times of the diameter of the rope in the case of winding installation installed before 25th October 1955। तो 80 टाइम्स बोला, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा कम बोला ना, 80 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए, 80 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए, वहां पे ऊपर मैंने देख लेना, एक बार नोटिस कर लेना इसको, 80 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड नॉट लेस देन 100 टाइम्स डायमीटर ऑफ रोपवे इन अदर केसेस। ठीक है, ये बोल रहा है मतलब 100 टाइम्स से भी नॉट लेस देन 100 इन केस ऑफ डायमीटर ऑफ रोप इन अदर केसेस, यहाँ पे ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हेड गियर पुली से क्या समझते हैं आप, क्या क्या दिया उसके बारे में। हेड गियर पुली, यहाँ पे ऑप्शन देखें, डायमीटर शैल बी नॉट लेस देन 100 टाइम्स रोप डायमीटर, ठीक है, कंडीशन। ग्रुप शैल बी सिचुएटेड रोप डायमीटर, ठीक है, ये भी ठीक है। ग्रुप क्या होता है बताते हैं अभी। शैल रोटेट इन वर्टिकल प्लेन,
अच्छा ठीक है, वर्टिकल प्लेन में ये रोटेट करता है, ठीक है। शैल बी सो इंस्टॉल्ड इन रिलेशन टू वाइंडिंग इंजन ड्रम दैट द रोप डज नॉट मेक एन एंगल ऑफ मोर देन 1.5 डिग्री विद द प्लेन ऑफ हेड गियर पुली, ठीक है। ये भी बोल रहा है कि 1.5 डिग्री से ज्यादा आपका जो रोप का ये वाइंडिंग इंजन ड्रम जो है उसका जो रोप है वो इससे ज्यादा एंगल नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल सही लिखा है। यानी हेड गियर पुली के बारे में ये सारे जो स्टेटमेंट दिए हैं ये सब सही है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो इसका कहाँ मिलेगा आपको, रेगुलेशन नंबर 78 में, जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन जहाँ दिया है वाइंडिंग इक्विपमेंट का, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, चारों चीजें मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान ये रखना कि कुछ कुछ आपको डीजे देशमुख को भी फॉलो करते रहना है, ठीक है। अब ये नहीं कि सीएमआर के भरोसे बैठे हैं, क्योंकि सीएमआर में बहुत सारी चीजें आपको लेजिस्लेशन पोर्शन मिलेगा, लेकिन जब आप डिटेल में जब आप जाएंगे कि आपको होता क्या है एक्चुअल में, तब आप डीजे देशमुख को पढ़ना पड़ेगा ही आपको। साथ साथ कर सकते हैं, इसको पढ़ें तो आप डीजे देशमुख को भी पढ़ते रहे साथ में, तो ज्यादा क्लियर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट विल हैपन इफ फ्लीट एंगल ऑफ वाइंडिंग रोप एक्सीड 1.5 डिग्री। वही क्वेश्चन जो पहले हमने देखा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो फ्लीट एंगल है वाइंडिंग रोप का, अगर वो 1.5 डिग्री से ज्यादा हो जाए, जैसे कि ये आपका जो दिया हुआ है ये आपका हेड गियर पुली है, ठीक है, ये हेड फ्रेम है आपका, ये यहाँ पे आपका वाइंडिंग ड्रम है, ठीक है। अब कहता है कि ये वाला जो है आपका ये रोप जो आपने बना के रखा है ये, तो ठीक है, ये आपका बैक स्टे लगा हुआ है। अच्छा तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो रोप है अगर ये 1.5 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, हमारे 1.5 डिग्री से ज्यादा कहने का मतलब कि ये इतना हो जाता है, अगर उस केस में क्या होगा, तो बोलता है रोप विल रब अगेंस्ट हेड गियर सीव कॉजिंग एक्सेसिव वियर ऑफ रोप एंड सीव, रोप में फॉल ऑफ द सीव यूज causing snapping of rope and accident, headgear height will have to increase, drum width will have to increase। एक चीज समझो कि यहाँ पे कहना चाह रहा है क्या होगा, यानी कि इंस्टेंट मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम बढ़ा दिए इतना डिग्री कर दिए तो क्या हो जाएगा। तो भाई यहाँ तो लिखा हुआ कि विल हैव टू इंक्रीज, मतलब बढ़ाना पड़ेगा, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि इंस्टेंट पूछा वहां पे। ये भी बोल रहा है विल हैव टू इंक्रीज, मतलब ड्रम का विद बढ़ाना पड़ेगा, हेड गियर का हाइट बढ़ाना पड़ेगा। ये तो तब होगा ना जब इंसिडेंट हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे बढ़ा के। क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि होगा क्या अगर हम बढ़ा देंगे, तो भाई साहब जो रोप है, ठीक है, वो क्या करेगा, जो हेड गियर सीव है ना उससे क्या करेगा, रगड़ाव होगा, बहुत ज्यादा रब करेगा, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, जो रोप है उसमें बहुत ज्यादा वियर घिसाव यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा और वो टूट भी सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रोप में फॉल ऑफ द सीव कॉजिंग स्नैपिंग ऑफ रोप एंड एक्सीडेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रोप है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, वो सीप को गिरा देगा। तो अभी मैं दिखाती हूँ क्या होता है, और इसके वजह से क्या होता है कि वो जो रोप है वो छूट जाएगा, तो फिर के जो वो नीचे चला जाएगा सीधे, तो उसमें जितने भी लोग होंगे उनकी डेथ हो भी सकती है, ठीक है। तो ये सीन है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए एंड बी बोथ हो जाएगा, ठीक है, ये और ये दोनों ही ऑप्शन सही हो गया। आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्सेप्ट इन कोपे सिस्टम ऑफ वाइंडिंग, कोपे सिस्टम ऑफ वाइंडिंग एंड ऑफ रोप शैल बी सिक्योरली फिक्स्ड टू द ड्रम इन सच अ मैनर दैट। अब देखो यहाँ पर कोपे सिस्टम ऑफ वाइंडिंग के बारे में पूछ रहे हो। वाइंडिंग की जब हम बात करते हैं, वाइंडिंग वाइंडिंग सिस्टम, वाइंडिंग सिस्टम, तो यहाँ पे दो तरीके का वाइंडिंग है, ठीक है। किस दो वाइंडिंग क्या है आपका, एक तो है आपका ड्रम वाइंडिंग, ड्रम वाइंडिंग, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका क्या है, कोपे वाइंडिंग, कोपे वाइंडिंग, जिसको हम फ्रिक्शन वाइंडिंग बोलते हैं, फ्रिक्शन वाइंडिंग, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और कोपे वाइंडिंग, तो ये ध्यान रखेंगे, ड्रम वाइंडिंग कोपे वाइंडिंग यहाँ पे होता है, ठीक है। वाइंडिंग सिस्टम दो तरीके से होते हैं। तो एक्सेप्ट इन कोपे सिस्टम ऑफ वाइंडिंग एंड ऑफ रोप शैल बी सिक्योरली फिक्स्ड टू द ड्रम इन सच अ मैनर कि कोपे सिस्टम ऑफ वाइंडिंग को छोड़ के, यहाँ पे क्या टर्म यूज हुआ है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इन कोपे सिस्टम वाइंडिंग बोलते हैं इसको छोड़ के जो रोप का एंड है, ठीक है, शैल बी सिक्योरली फिक्स्ड टू द ड्रम, इस तरीके से सिक्योरली फिक्स किया जाएगा, इस मैनर में फिक्स किया जाएगा कि क्या होगा, रोप इज नॉट अनड्यूली स्ट्रेन्ड, there shall be at least 2 turns of rope on the drum when the case is at pit top, there shall be at least 2 turns of rope on the drum when the case is at its lowest working point in the shaft, या फिर ए बी दोनों या ए और सी दोनों। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, अनड्यूली स्ट्रेन। पे आप एक टर्म देख रहे हैं अनड्यूली स्ट्रेन लिखा हुआ, मतलब कि इस पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव जब प्रेशर पड़ता है किसी भी चीज का, ठीक है, बियॉन्ड लिमिट जिसको बोलते हैं, वो कह रहा है कि रोप इज नॉट अनड्यूली स्ट्रेन। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो रोप है वो इस तरीके से फिक्स किया जाए ड्रम में कि जो रोप है वो क्या हो,
बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर उस पर स्ट्रेन ना पड़े, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, देयर शैल बी एटलीस्ट 2 टर्न्स ऑफ रोप ऑन द ड्रम, मतलब ड्रम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ड्रम, ये 2 राउंड, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 2 राउंड जो ड्रम है आपका, ठीक है, इसकी बात करें ड्रम वाइंडिंग, तो ड्रम की बात कर रहे हैं, तो ड्रम में ये जो ड्रम है इस पे 2 रोप चढ़ा हुआ होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। देयर शैल बी एटलीस्ट 2 टर्न्स ऑफ रोप ऑन द ड्रम व्हेन द केज इज एट इट्स लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट इन द शाफ्ट, यानी कि मतलब कि यहाँ पे जैसे मैंने बात किया, ठीक है, ये नीचे आपका शाफ्ट है, शाफ्ट अगर नीचे यहाँ शाफ्ट पे, ये आपका शाफ्ट है और केज यहाँ पे अगर लोएस्ट पॉइंट पे आ गया है, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पे आपका केज है, तो कहना चाहता है कि अगर ये लोएस्ट पॉइंट पे है तो इस ड्रम पे जो रोप बंधा हुआ है, ठीक है, उसका 2 टन अभी भी यहाँ पे होना चाहिए, ये नहीं कि पूरा खाली कर दो, पहुंचा दो उसको नीचे तक एकदम, जब ढीला छोड़ दोगे तो फिर ये ऊपर ही नहीं उठेगा, जब पूरा तो खोल चुके हो आप, तो इसलिए यहाँ पे 2 टन अभी भी यहाँ पे होना चाहिए ताकि ये ढीला या लूज ना हो, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। देयर शैल बी एटलीस्ट 2 टर्न्स ऑफ रोप ऑन द ड्रम व्हेन द केज इज एट इट्स लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट इन द शाफ्ट, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, ए और सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको सही कर लेना, ये होगा आपका ई, ठीक है, ई एंड सी, इसको सही कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे दिया 79 रेगुलेशन में फिटिंग्स ऑफ वाइंडिंग इंजन, जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडर द एंड ऑफ द रोप, फ्रिक्शन वाइंडर को छोड़ के द एंड ऑफ द रोप शैल बी सिक्योरली फिक्स्ड इन सच अ मैनर दैट द रोप इज नॉट अनड्यूली स्ट्रेन, देयर शैल बी एटलीस्ट 2 टर्न्स ऑफ रोप ऑफ ड्रम, ए एंड सी, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं देयर शैल बी एटलीस्ट 2 टर्न्स ऑफ रोप ऑन द ड्रम व्हेन द केज और अदर मींस ऑफ कन्वेंस इज एट लोएस्ट वर्किंग पॉइंट इन द शाफ्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 कहता है एसेंशियल वाइंडिंग शाफ्ट फिटिंग इंक्लूड्स, अब यहाँ बोलते हैं वाइंडिंग शाफ्ट फिटिंग्स में क्या क्या चीजें होती हैं, ये बोल रहा है एसेंशियल वाइंडिंग, है ना, एफिशिएंट मींस ऑफ सिग्नलिंग, सफिशिएंट मींस ऑफ गाइड डॉग्स कैप्स एक्सेप्शन कोपे सिस्टम प्रोटेक्टिव रूफिंग, या ऑल ऑफ द अबव, तो भाई सब होता है इसमें, यहाँ पे देखो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। हम आते हैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक, शाफ्ट फिटिंग आप देख रहे हैं, शाफ्ट फिटिंग रेगुलेशन नंबर 80, ठीक है, 80 पे आ जाइए, at every winding shaft other than shaft in course of being sunk to which provision of regulation 84 shall apply, 2 independent and efficient means shall be provided maintained for interchanging separate distinct and definite signal between the top of the shaft, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि 2 इंडिपेंडेंट एफिशिएंट मींस जो है यहाँ पे आपका सिग्नल के लिए वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज और लिखा है, देयर शैल आल्सो बी प्रोवाइडेड मेंटेन एफिशिएंट मींस फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम द टॉप ऑफ द शाफ्ट टू द वाइंडिंग इंजन मैन, तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि एक एफिशिएंट मींस यानी कि सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, यानी कि जो टॉप पे बैठा हुआ है, टॉप जो शाफ्ट का टॉप हिस्सा है, वहां से वाइंडिंग इंजन मैन को सिग्नल देगा, तभी तो वाइंडिंग इंजन मैन जो है आगे का काम प्रोसेस करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है टॉप ऑफ द शाफ्ट द वाइंडिंग इंजन मैन ऑल सिग्नल शैल बी ट्रांसमिटेड बाय मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मींस, तो जितने भी आपके सिग्नल्स यहाँ पे दिए जाएंगे वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मींस में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ कि सिग्नल किस तरीके से, कोड ऑफ सिग्नल यानी कि COD दिया हुआ है, यहाँ पे कोड ऑफ सिग्नल दिया COS शैल बी यूज एंड स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व, 1 रैप में क्या होता है, इंजन जब मोशन में हो इसका मतलब 1 घंटी हम बजाएंगे तो स्टॉप करना है, और इंजन जब रेस्ट में हो इसका मतलब उठाना है, ठीक है। तो 1 रैप, तो 1 रैप का 2 मतलब होता है स्टॉप और रेज, 2 टर्म्स में, व्हेन इंजन इन मोशन और व्हेन इंजन एट रेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे 2 रैप से क्वेश्चन ज्यादा आता है क्योंकि इसका एक ही मतलब है लोअर करो, ठीक है, लोअर करो, नीचे ले जाना है, इसलिए 2 रैप्स से क्वेश्चन ज्यादा आता है, इसको ध्यान रखना है। 3 रैप्स का मतलब रेडी टू असेंड और डिसेंड, मैन की बात हो रही है, उनको उठाना है और ले जाना है नीचे, 3 रैप्स, उसी तरीके से 3 रैप्स भी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो अबव द टॉप मोस्ट लैंडिंग डॉक्स और अदर डिवाइस फॉर होल्डिंग द केज और अदर मींस ऑफ कन्वीनियंस इन द इवेंट ओवर वाइंडिंग शैल बी प्रोवाइडेड और द गाइड्स रनर और रिसीवर शैल बी स्प्रॉन, तो यहाँ पे समझ रहे डॉक्स मतलब क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस, ठीक है, आप पढ़ते हैं डॉग कैच, तो वही चीजें हैं यहाँ पे, ये सब जो है यहाँ पे ओवर वाइंडिंग केस में इसको यूज किया जाता है, लगाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडिंग टॉप ऑफ एवरी शाफ्ट वेयर कैज आर यूज सुटेबल कैप्स शैल बी प्रोवाइडेड सो अरेंज टू फॉल इनटू द ऑन पोजीशन व्हेन ऑपरेशन लीवर इज रिलीज्ड, यहाँ पे क्या बोलता है कि कैप्स जो है ये भी प्रोवाइड किया जाता है,
तो यहाँ पे क्या होता है, केप्स को मैंने इसके पहले वाली क्लास में भी समझाई थी क्या होता है, अभी मैं दिखाती हूँ यहाँ पे क्या सीन है। यहाँ पे आप देखें, प्रोटेक्टिव रूफिंग सफिशिएंट टू प्रिवेंट डेंजर फ्रॉम एनीथिंग फॉलिंग इन द शाफ्ट। तो यहाँ पे आपको जो है एक प्रोटेक्टिव रूफिंग भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ताकि कोई चीज शाफ्ट में ना गिर जाए। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, आज ये वाइंडिंग इंजन शैल बी प्रोवाइडेड विथ ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्पीड इंडिकेटर, ठीक है। वाइंडिंग इंजन शैल बी प्रोवाइडेड विथ automatic recording speed indicator in case of what, in case of man winding, in case of man material winding, in case of man winding when automatic contrivance is not provided, या फिर none of the above। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ मैन वाइंडिंग। मैन वाइंडिंग केस में जो है ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्पीड इंडिकेटर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आ जाओ, रेगुलेशन नंबर 81 देखेंगे आप। रेगुलेशन नंबर 81 में मैन वाइंडिंग दिया हुआ है, क्या लिखा है जरा देखते हैं। 81 के सब रेगुलेशन 9 में जाए 10 में जाए, आपको समझ में आएगा। इन एवरी शाफ्ट द इंजन शैल बी फिटेड विथ ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग इंडिकेटर, स्पीड इंडिकेटर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो यही यहाँ पे समझना था हमें। तो उसके बाद फिर आप देखेंगे, इन एवरी शाफ्ट देयर शैल बी प्रोवाइडेड इफेक्टिव ऑटोमेटिक कंट्रवेंस टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग, ओवर वाइंडिंग, इसीलिए इसको हम ऑटोमेटिक कंट्रवेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऊपर देखना था, इंजन शैल बी फिटेड विथ ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्पीड इंडिकेटर, ठीक है। तो मैन वाइंडिंग केस में है ये, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट नंबर 9 कहता है ऑटोमेटिक कंट्रावेंस क्या है। ऑटोमेटिक कंट्रावेंस अभी मैंने आपको बताया इसका क्या मतलब होता है। ऑटो होता है, ये ओवर स्पीडिंग को प्रिवेंट करता है, ओवर वाइंडिंग को प्रिवेंट करता है। रिड्यूस लैंडिंग स्पीड ऑफ डिसेंडिंग केस टू नॉट मोर देन 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो लैंडिंग स्पीड होता है, यानी कि जो नीचे केस जा रही है, उसका जो लैंडिंग स्पीड है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा नहीं होने देता है, इसको कम करता है। स्टेशन एटलीस्ट वंस इन एवरी 7 days बाय रेजिंग द केज अबव द लास्ट कंट्रोल पॉइंट अबव द टॉप मोस्ट लैंडिंग, ठीक है, ये भी सही लिखा है। ओके, is tested once at least in every 3 months by attempting to land the descending cage at excessive speed। तो इस दोनों ही केस में बताया है कि कब जो है हम इसका क्या करते हैं, टेस्ट कब करते हैं, मतलब कि जो हम ये बोलते हैं कि इसको एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, कि हम हर 7 दिन में, मतलब वंस इन एवरी 7 days जो केज है जो ऊपर आता है, ठीक है, तो लास्ट कंट्रोल पॉइंट से जो टॉप मोस्ट लैंडिंग होता है, ठीक है, उसका जो है एक बार इंस्पेक्शन करते हैं, यानी एग्जामिनेशन करते हैं, और ये हर 7 दिन पे करते हैं, वंस इन एवरी 7 days, और ये वंस इन एवरी 3 month, ठीक है, 3 month में एक बार जो है इसको टेस्ट करते हैं। कब, अटेम्प्टिंग टू लैंड द डिसेंडिंग केज एट एक्सेसिव स्पीड, एक्सेसिव स्पीड में जब होता है, लैंड करता है केज, उस केस में इसको 3 month पे एक बार इंस्पेक्शन करते हैं। तो इस हिसाब से जो है राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस ऑन मैन वाइंडिंग शाफ्ट शुड लिमिट द स्पीड ऑफ लैंडिंग टू नॉट मोर देन। अब यहाँ पे देखो, हमने इसको पहले ही देखा कितने से ज्यादा नहीं होता है, तो अभी हमने देखा ना 1.5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको लिख दिया मीटर पर सेकंड। तो ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस जो है वो मैन वाइंडिंग शाफ्ट में क्या करता है, इसका जो लिमिट है, यानी कि जो लैंडिंग का स्पीड है, ठीक है, स्पीड है मतलब जैसे आ रहा है नीचे केज आ रहा है, ठीक है, शाफ्ट में, तो उसका जो स्पीड है ना वो कम कर देता है। कौन कम कर देता है, ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस कम कर देता है। कितना कर देता है, 1.5 मीटर पर सेकंड कम कर देता है, ठीक है। राइट आंसर आपका ये हो जाए। कहाँ मिलेगा, रेगुलेशन नंबर 81 में आप देखेंगे, एक बार चेक करिए, सब रेगुलेशन 10 के ए में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, when point fixed on indicator of engine show the cage is at distance of twice the drum circumference, winding engine man is required to control speed of cage not to exceed। यहाँ पे देखें क्या बोल रहा है कि जब पॉइंट को हम फिक्स कर दें, ठीक है, इंडिकेटर में, यानी कि इंजन जो है उसके इंडिकेटर में हम ये पॉइंट फिक्स कर दें, जो क्या दिखाया कि केज जो है वो कहाँ है, केज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस द ड्रम सर्कमफेरेंस, मतलब जो ड्रम है, अगर ये ड्रम, ठीक है, ड्रम का सर्कमफेरेंस बोल रहा है कि इसका जो सर्कमफेरेंस है इसका दुगने जगह पे, ट्वाइस है ना, ट्वाइस बोलते हैं 2 times, इसके दुगने डिस्टेंस पे जो है आपका केज है, ठीक है। तो वाइंडिंग इंजनमैन इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ केज नॉट टू एक्सीड। तो वाइंडिंग इंजनमैन क्या करेगा, स्पीड जो है वो कंट्रोल करेगा, ठीक है, कि जो केज का स्पीड है वो इतने से ज्यादा एक्सीड ना हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका ड्रम है उसके सर्कमफेरेंस के दुगुना डिस्टेंस पे आपका जो केज है वो पहुंच रहा है। उस केस में आपका जो स्पीड है वो क्या करेगा, वाइंडिंग इंजन मैन
इससे ज़्यादा नहीं होने देगा, ठीक है। 1.2 मीटर, 1.5, 1.6, 1.8, 1.2 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं होने देगा। कहाँ मिलेगा? रेगुलेशन नंबर 81 में मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू ऑटोमेटिक कंट्रोवर्स प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग, अ पॉइंट शैल बी फिक्स्ड एंड मार्क on the indicator of engine in such a way to show when the cage or other means of conveyance is at distance of not less than twice the circumference of drum from the completion of the wind, ठीक है। And if such cage or other means of conveyance contain person, the winding engine shall not, as soon as it reaches the point aforesaid, raise it for the remaining distance at a speed exceeding 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस की हम बात करते हैं तो हमें पता है कि वो ओवर वाइंडिंग और ओवर स्पीडिंग को हम प्रिवेंट करता है, ठीक है। तब हम ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस लगाते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, यहाँ पे जो मैन वाइंडिंग में आप देखेंगे, ठीक है, सब रेगुलेशन 11 में चेक करें तो क्या लिखा है कि ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस, तो हमें पता है कि ओवर वाइंडिंग ओवर स्पीडिंग के लिए हम इसको क्या करते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस का यूज करते हैं, एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस है। तो ये यहाँ पे लिखा है, अ पॉइंट शैल बी फिक्स्ड एंड मार्क्ड ऑन द इंडिकेटर ऑफ द इंजन इन सच अ वे टू शो व्हेन द केज और अदर मींस ऑफ कन्वेंस इज एट डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन ट्वाइस दैट सर्कमफेरेंस ऑफ ड्रम। तो यहाँ पे कहना चाहता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक इंजन है, उसमें आपको इंडिकेट करेगा, एक पॉइंट है वहां पे इंडिकेट करेगा कि जो केज है वो ड्रम का जो सर्कमफेरेंस है उसका दुगने डिस्टेंस पे अगर आ चुका है, तो वहां पे कह रहा है कि ये चीज पहले से बाइंडिंग इंजन मैन को पता चलना चाहिए। और जो स्पीड है, जब वो क्या करेगा, बचा हुआ डिस्टेंस उसमें क्या करेगा, वो वापस लाने की कोशिश करेगा, और जब ऊपर लेके आएगा तो उसका जो स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, 1.2 मीटर पर सेकंड। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। स्पेस बिटवीन डिटैचिंग हुक एंड डिटैचिंग बेल और प्लेट व्हेन केज इज एट नॉर्मल पोजीशन एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट शैल बी। यहाँ बोल रहा है कि भैया जो स्पेस है, ठीक है, डिटैचिंग हुक and detaching bell plate when cage is at its normal position at the top of the shaft। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे अगर मैं बोलूं, ऑलराइट, तो जैसे कि ये केज है आपका, ठीक है, ऊपर जो है आपका डिटैचिंग हुक लगा हुआ है और डिटैचिंग बेल प्लेट भी लगा हुआ है। तो बोलता है कि जब केज जो है आपका कहाँ पे हो, केज जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे हो, टॉप ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के टॉप पोजीशन पे, ये टॉप पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे केज है। तो कहता है कि जो स्पेस है डिटैचिंग हुक का और डिटैचिंग बेल प्लेट का वो कितना होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। नॉट लेस देन 1.8 मीटर इन केस ऑफ गियर्ड वाइंडिंग इंजन, not less than 3.6 meter in case of direct acting engine, not less than 3.6 meter in case of sinking shaft। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ए बी या फिर ए बी एंड सी। तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ए बी सी, तीनों ही सही है। यहाँ पे देखें, गियर्ड गियर्ड वाइंडिंग इंजन के केस में बोल रहा है कि 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट एक्टिंग इंजन के केस में बोल रहा है कि नॉट लेस देन 3.6 मीटर, यानी कि 3.6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। सिंकिंग शाफ्ट के केस में, ऐसा शाफ्ट जहाँ पे खुदाई चल रहा है, प्रोसेस में है, यानी कि वर्किंग प्रोसेस में, यहाँ कह सकते हैं, वहां पे भी 3.6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए डिटैचिंग हुक और डिटैचिंग बेल प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो, ठीक है। आगे आए, यहाँ पे देखें कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो रेगुलेशन में 81 मैन वाइंडिंग में आप चेक करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखें नॉर्मल पोजीशन, यहाँ पे देखो द स्पेस बिटवीन डिटैचिंग हुक measured from center of the hole for attaching it to the rope shackle, the detaching bell plate when the cage or other means of conveyance is at normal position at the top of the shaft shall not be less than 1.8 meter where our geared engine is used and not less than 3.6 meter where a direct acting engine is used। दोनों ही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ये तो आपका रेगुलेशन नंबर 81 हो गया। रेगुलेशन नंबर 84 में जब आप आएंगे, वाइंडिंग इज सिंकिंग शाफ्ट, क्योंकि यहाँ पे सिंकिंग शाफ्ट भी ऑप्शन में लिया है। इस केस में यहाँ पे आप देखेंगे व्हेन द बकेट और अदर मींस ऑफ कन्वेंस इज एट टॉप लैंडिंग देयर शैल बी क्लियर ओवर रन स्पेस ऑफ नॉट लेस देन 3.6 मीटर बिटवीन द सेंटर ऑफ द होल फॉर अटैचिंग द डैचिंग हुक टू द रोप सैकल, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 3.6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, स्पेस दोनों के बीच में। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे, number of person to ride in a cage is fixed by
अब भाई कितने परसेंट जो है केज यानी कि डोली जो है उसमें आपके राइड करने वाले हैं या चढ़ने वाले हैं, वो कौन फिक्स करता है, ये तो आपको पता होगा, कई बार क्वेश्चन आया भी है। इंजीनियर है, मैनेजर है, कि आपका एजेंट है, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है, या इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है। राइट आंसर विल बी मैनेजर। ठीक, राइट आंसर मैनेजर हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मैनेजर। आगे बढ़े, ये देखो मैनेजर। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा हमको रेगुलेशन नंबर मैन वाइंडिंग 81 पर। देखें, द मैनेजर शैल बी अलाउड टू राइड इन द सेम केज और सेम डेक ऑफ केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस एट वन टाइम, प्रोवाइडिंग अप्रोक्सीमेटली 0.20 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर एरिया पर पर्सन। तो इतना पर्सन फ्लोर एरिया का बता रहा है कि इतना स्क्वायर मीटर, 0.20 स्क्वायर मीटर, इतना जो है फ्लोर एरिया है, केज का बता रहा है कि इतना पर पर्सन जो है इसमें क्या कर सकते हैं, केज में इंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैनेजर द्वारा परमिशन दिया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो वही जो क्वेश्चन अभी बताया है, हाउ मच फ्लोर एरिया पर पर्सन इज प्रोवाइडेड व्हाइल फिक्सिंग द नंबर ऑफ पर्सन टू राइड इन अ केज एट ए टाइम। तो अभी हमने इसको देखा कितने पर्सन अलाउड है भाई, कितना स्क्वायर फुट होना चाहिए, कितना स्क्वायर मीटर यहाँ पे होना चाहिए, 0.20 स्क्वायर मीटर, इतना जो है फ्लोर एरिया का डिस्टेंस, फ्लोर एरिया का जो साइज है वो होना चाहिए। ठीक है, पर पर्सन इतना ही बताया गया है, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। और सेम जो हमने बताया वही होगा इसका राइट आंसर। अभी आ जाते हैं सिंकिंग शाफ्ट का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 15, सिंकिंग शाफ्ट डिटैचिंग हुक इज रिक्वायर्ड इफ शाफ्ट डेप्थ एक्सीड। यहाँ बोला डिटैचिंग हुक कब जरूरत पड़ता है, जब शाफ्ट का डेप्थ कितना हो जाए, कितना से एक्सीड हो जाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि जो शाफ्ट का जो गहराई है अगर 45 मीटर से एक्सीड हो जाता है, एक्सीड, उस केस में क्या होगा, डिटैचिंग हुक का हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए 45 मीटर राइट आंसर। वाइंडिंग सिंकिंग शाफ्ट रेगुलेशन नंबर 84 पे आप जाएंगे, वाइंडिंग सिंकिंग शाफ्ट मिलेगा। सब रेगुलेशन 2 देखिए, इफ द शाफ्ट एक्सीड 45 मीटर इन डेप्थ दे शैल बी प्रोवाइडेड फॉर ईच बकेट और अदर मीन्स ऑफ कन्वेनेंस अ डिटैचिंग हुक। ठीक है, तो जो भी बकेट है या कोई भी अदर मीन्स ऑफ कन्वेनेंस है उसमें डिटैचिंग हुक लगना जरूरी है। ठीक है, सिंकिंग शाफ्ट के केस में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, number of turns of winding rope to be on the drum when cage is at lowest working point in the shaft shall be at least। अभी इसको हमने देखा है कि भैया जो वाइंडिंग रोप की बात कर रहा है कि जो ड्रम है, ठीक है, ये ड्रम है, दिस इज ड्रम, ये बोल रहा है कि ये आपका हेड गियर फ्रेम है, ये हेड गियर पुली है, ये शाफ्ट है। ठीक, कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग रोप टू बी ऑन द ड्रम, ड्रम पे बोल रहा है कि जो रोप है उसका कितना हिस्सा, कितना टाइम्स टर्न यानी कि रोल होना चाहिए जब आपका केज जो है ये लोवेस्ट पोजीशन पे हो शाफ्ट की। तो मैंने उसको कई बार बताया कि 2 राउंड तो होना ही चाहिए, 2 राउंड रोप जो है घुमा हुआ होना चाहिए, टर्न हुआ होना चाहिए। ठीक है, जब इसका नीचे पोजीशन पे हो केज तब। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, एटलीस्ट 2 टर्न्स। ठीक है, राइट आंसर 2 हो जाएगा। कहाँ मिलेगा, 79 पे हमने देख चुके हैं, इसको पहले ही देख लिया हमने। There shall be at least 2 turns of rope on the drum when the cage or the other means of conveyance is at lowest working position is shaft। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हाउ ऑफ्टन इज डेप्थ इंडिकेटर ऑफ वाइंडिंग इंजन टेस्टेड। कह रहा है कि जो डेप्थ इंडिकेटर है वाइंडिंग इंजन का वो हम कब टेस्ट करते हैं, आफ्टर एवरी रिकैपिंग, आफ्टर एवरी एडजस्टमेंट ऑफ द वाइंडिंग रोप, या आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ वाइंडिंग रोप, या फिर आफ्टर एवरी क्लीनिंग एंड रीफिटिंग ऑफ सस्पेंशन गियर, या फिर बी एंड सी। तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी एंड सी, दैट इज ई विल बी द राइट आंसर। जब भी हम कोई वाइंडिंग रोप का एडजस्टमेंट करते हैं उस समय हम क्या करते हैं, डेप्थ इंडिकेटर जो होता है वाइंडिंग इंजन का उसको हम टेस्ट जरूर करते हैं। और क्या अगर कोई वाइंडिंग रोप है उसका जब रिप्लेसमेंट करते हैं तब भी जो है हम इसको चेक करते हैं डेप्थ इंडिकेटर को। 2 केस में हम करते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए रेगुलेशन में 79 चेक करें, फिटिंग्स ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन दिया हुआ है। क्या दिया, फिटिंग्स ऑफ वाइंडिंग इंजन क्या दिया है, द डेप्थ इंडिकेटर रिफर्ड इन सब रेगुलेशन 7 shall be tested every adjustment और replacement of the winding rope। एडजस्टमेंट और यहाँ पे रिप्लेसमेंट की बात की गई है वाइंडिंग रोप की। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वाइंडिंग इंजन आर टू बी कनेक्टेड टू 2 सेपरेट पावर सप्लाईज व्हेन। वाइंडिंग इंजन को हम 2 सेपरेट पावर सप्लाई से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कब कनेक्ट करेंगे, व्हेन वाइंडिंग इंजन आर यूज्ड फॉर मैन वाइंडिंग
mine is approached by shaft, only means of egress is by electric winders, या all of the above will be the right answer. राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्यों भाई साहब, यहाँ दो सेपरेट पावर सप्लाईज आप तो कनेक्ट करेंगे, वाइंडिंग इंजन की बात कर रहे हैं कि जो वाइंडिंग इंजन है उसको दो सेपरेट पावर सप्लाई से कनेक्ट करना होगा जब वाइंडिंग इंजन हम मैन वाइंडिंग के लिए यूज करें, ठीक है। दूसरे केस में बोल रहा है, मान लीजिए एक पावर सप्लाई कट जाता है, दूसरा तो रहेगा ना। इस केस में माइन इज अप्रोच्ड बाय शाफ्ट, अगर शाफ्ट का केस में है, ठीक है, ओनली मीन्स ऑफ इग्रेस इज बाय इलेक्ट्रिक वाइंडर, उस केस में भी हम दो पावर सप्लाईज तो देना ही देना है, क्योंकि जब हम मीन्स ऑफ इग्रेस अगर इलेक्ट्रिक वाइंडर है उस केस में भी हमें दो सेपरेट पावर सप्लाईज देना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैन वाइंडिंग में मिलेगा आपको, उसको चेक कर लेंगे। फिर यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, व्हाट टाइप ऑफ फेंसेस एंड गेट्स आर प्रोवाइडेड इन केज यूज्ड फॉर मैन वाइंडिंग इन शाफ्ट। बोल रहा है कि किस टाइप के फेंस या गेट जो है केज में प्रोवाइड किया जाता है मैन वाइंडिंग जो हम करते हैं शाफ्ट में, उस केस में, ठीक है। रिजिड फेंसेस और गेट्स ऑन टू अपोजिट साइड्स ऑफ केज, ठीक है। मैक्सिमम गैप बिटवीन फ्लोर ऑफ केज एंड द लोवेस्ट पार्ट ऑफ फेंस और गेट 15 सेंटीमीटर, ओके। मैक्सिमम गैप बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ फेंस और गेट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फेंसेस और गेट्स शैल नॉट ओपन आउटवर्ड, हाँ बिल्कुल। फेंसेस और गेट्स सो फिटेड एंड मेंटेन दैट दे कैन नॉट ओपन एक्सीडेंटली, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आप समझ रहे हैं, जो केज होता है आपका उसके किनारे किनारे फेंसिंग की जाती है, ठीक है। ये केज है, ठीक है, तो इसके किनारे किनारे जो है फेंसिंग या गेट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। मैन वाइंडिंग की बात कर रहा है कि मैन वाइंडिंग यानी मैंस को ऊपर ले जाने के लिए, नीचे ले जाने के लिए शाफ्ट में, उसमें बोल रहा है कि जो फेंस और जो गेट्स होते हैं, ठीक है, वो किस टाइप के होते हैं, क्या क्या चीज प्रावधान यहाँ पे दिए हुए हैं कि रिजिड यानी कठोर यानी कि हार्ड फेंस जो है या जो गेट है वो दो अपोजिट साइड में लगाए जाते हैं केज के। मैक्सिमम गेज गैप जो होता है फ्लोर ऑफ केज एंड द लोवेस्ट पार्ट ऑफ फेंस, फेंस का जो लोवेस्ट पार्ट है, अगर मैं ये बोलूं कि ये हमारा केज है, केज का जो लोवेस्ट पार्ट है यानी कि ये वाला हिस्सा, और बोलता है मैक्सिमम गैप बिटवीन फ्लोर ऑफ केज, ये फ्लोर है और ये केज यहाँ पे रखा हुआ है इसके ऊपर, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द फेंस और गेट, यानी कि ये गेट है और ये इसका क्या है, नीचे, नीचे जो है ये है आपका फ्लोर, केज का फ्लोर, और जो गेट का है जो लोवेस्ट पार्ट है, इस दोनों के बीच का जो गैप है वो 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर कितना होगा, इतना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, इतना इतना ऊंचा होगा। मान लीजिए ये नीचे हिस्सा है और ये इसके ऊपर केज रखा हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे, गेट नीचे है। मैक्सिमम गैप बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ द फेंसेस और गेट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि दो मेंबर्स, मैक्सिमम गैप जो दो मेंबर्स के बीच में जो फेंस की बात कर रहा है उसमें 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। फेंस और गेट जो है वो बाहर की तरफ नहीं खुले होने चाहिए, ये कहना चाह रहा है। फेंस और गेट सो फिटेड एंड मेंटेन दैट दे कैन नॉट ओपन एक्सीडेंटली, ये अपने आप नहीं खुल जाएंगे, ऐसा कहना चाह रहा है कि इस तरीके से फिट होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए कि अपने आप ना खुल पाए। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। कहाँ मिलेगा, यहाँ देखिए, एवरी केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस इन विच पर्सन शैल बी provided with rigid hand bar fixed in position where it can easily reach by all person in the cage or other means of convenience। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं सब लिखा हुआ है, ध्यान से इसको पढ़ना है, मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, एट व्हाट इंटरवल शैल वाइंडिंग रोप बी रीकैप। वाइंडिंग रोप जो है उसको रिकैपिंग कब करते हैं, एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ, आफ्टर एवरी ओवर वाइंडिंग एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 मंथ, या फिर ए एंड बी या बी एंड सी। एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ, आफ्टर एवरी ओवर वाइंडिंग, या कोई भी ओवर वाइंडिंग हुआ, ठीक है। वाइंडिंग रोप की बात करें, जब भी ओवर वाइंडिंग होगा उस केस में हम रिकैपिंग करेंगे, और हर 6 महीने पे हम एक बार क्या करेंगे, रिकैपिंग करेंगे वाइंडिंग रोप का, ठीक है। तो 85 रेगुलेशन में आप देखेंगे वाइंडिंग रोप दिया हुआ है, ये यहाँ पे देखें, एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडिंग, फ्रिक्शन वाइंडर को छोड़ के ये सारा एप्लीकेबल है यहाँ पे। एवरी रोप शैल बी रिकैप वंस एटलीस्ट इन एवरी 6 मंथ, और इफ नेसेसरी एट शॉर्टर इंटरवल एंड ऑल्सो आफ्टर एवरी ओवर वाइंड, हर ओवर वाइंड के बाद, ठीक है। यहाँ पे देखें, बिफोर एवरी रिकैपिंग अ लेंथ इंक्लूडिंग द कैपिंग ऑफ एटलीस्ट 2 मीटर शैल बी कट ऑफ द रोप एंड एवरी पीस ऑफ रोप शू कट ऑफ शैल बी ओपन एंड इट्स इंटरनल कंडीशन एग्जामिन। क्या बोल रहा है कि जब भी हम रिकैपिंग करते हैं, उसके रिकैपिंग करने के पहले बोल रहा है कि जो कैपिंग का लेंथ होता है ना, उसको हम 2 मीटर, कहता है 2 मीटर, तो हम उसको कट कर देते हैं रोप का, और हर रोप का जो पीस हम कट किए हैं, ठीक है, उसको हम ओपन, जो ओपन हिस्सा है उसको हम इंटरनल क्या करेंगे, उसका इंटरनल कंडीशन को एग्जामिन करते हैं, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें, ये हम चेक करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सस्पेंशन गियर पे। सस्पेंशन गियर क्या बोल रहा है, सस्पेंशन गियर इज टू बी एग्जामिन बाय इंजीनियर और ए कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एट इज इन एवरी।
अब यहाँ सस्पेंशन गियर की बात कर रहे हैं कि जो सस्पेंशन गियर है, ठीक है, वो इंजीनियर के द्वारा एग्जामिन किया जाता है या कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, ठीक है, once at least in every 24 hours, 7 days, 10 days, 15 days, 1 month। तो सस्पेंशन गियर जो है हर 24 घंटे पे क्या करना है, इसको हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, कौन, इंजीनियर और कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 88 पे जाएंगे आप, 88। तो यहाँ पे क्या दिया है, एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा भाई साहब। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ इंजीनियर और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन टू एग्जामिन वंस एट लीस्ट इन एवरी 24 आवर्स। हर 24 आवर्स में हम क्या एग्जामिन करेंगे, द अटैचमेंट ऑफ वाइंडिंग रोप टू द ड्रम, डेप्थ इंडिकेटर, every part of the suspension gear in the shaft, including cages or other means of their gates, external parts of winding apparatus, upon the proper working of which safety personnel depends. The breaker of the winding engine. इन चीजों में से कुछ भी आपसे पूछेगा, आपको लगाना है कि एटलीस्ट वंस इन एवरी 24 आवर्स। समझ पा रहे हो? यहाँ पे आपसे सस्पेंशन गियर पूछा था, तो आपने 24 आवर्स लगा दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ईच वाइंडिंग रोप बाय पासिंग द रोप एट अ स्पीड नॉट एक्सीडिंग 1 मीटर पर सेकेंड। उस केस में हर 7 दिन में एक बार जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जामिनेशन करना होगा। द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बाइंडिंग इंजन, द गाइड्स एंड द सिग्नलिंग apparatus फिटेड इन द शाफ्ट। इन सबका 7 दिन पे होगा, इन सबका बाकी सबका 24 घंटे में होना चाहिए एक बार, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। केज चेन एंड सस्पेंशन गियर आर टू बी थोरोली एग्जामिन वंस एटलीस्ट इन एवरी। केज चेन और सस्पेंशन गियर की बात हो रही है। केज चेन और सस्पेंशन गियर ये जो है थोरोली एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए इसका वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज, 15 दिन, 30, 3 मंथ, 6 मंथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, 6 मंथ, ठीक है। हर 6 मंथ पे एक बार जो है इसका क्या होगा, केज चेन और सस्पेंशन गियर का एग्जामिनेशन करना होगा, जरूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने का चांसेस यहाँ से ज्यादा हो जाता है। 86 में सस्पेंशन गियर दिया हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ें, ऑल केज चेन इन जनरल यूज एंड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर बट इन द रोप एंड द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेनेंस। यहाँ पे देखें ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। वंस एट लीस्ट इन एवरी 6 मंथ इफ नेसेसरी शॉर्टर इंटरवल वेरियस पार्ट शैल बी अनील्ड और गिव अदर प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट। ये सब चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पे एक चीज देखो, ऑल केज चेन इन जनरल यूज एंड ऑल पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर बिटवीन द रोप एंड द केज। तो भी केज चेन जनरल यूज में हम यूज करते हैं, ठीक है। जितने भी केज चेन है जनरल यूज यानी कि सस्पेंशन गियर के जितने भी पार्ट हैं रोप से लेके केज तक, ठीक है, जिसमें आपको डिटैचिंग हुक आता है, ठीक है, उसको सही से क्लीन किया जाना चाहिए ताकि वो जो वियर टियर हो चुके हैं, ठीक है, वो चीज होना चाहिए। रॉक एंड रस्ट यहाँ पे देख रहे हैं, रस्ट एंड क्रैक्स वंस एट इन एवरेज। तो अगर किसी भी तरीके का रस्टिंग हो गया है, क्रैक्स आ गए हैं, तो वो सब जो एग्जामिनेशन होना चाहिए 6 मंथ में एक बार। आइए क्वेश्चन नंबर 23 है। Detaching hook in a sinking shaft is to be clean and carefully examined and the shear pin replaced by a new one at least in every। अभी तो हमने देखा डिटैचिंग हुक के बारे में सिंकिंग शाफ्ट के केस में, ठीक है, एग्जामिन किया जाना चाहिए और जो शेयर पिन है वो रिप्लेस कर देना चाहिए न्यू वन से एटलीस्ट इन एवरी 24 आवर्स, 7 डेज, 50 डेज, 30 डेज, 45 डेज। राइट आंसर विल बी 7 डेज, ठीक है, हर 7वें दिन पे एक बार। इसको याद रखेंगे, सस्पेंशन गियर में दिया हुआ है, ठीक। Detaching hook used in sinking shaft shall be taken apart, clean and carefully examined once in at least in every week। वीक लिख दो चाहे 7 डेज लिख दो, ठीक है। एंड द शेयर पिन रिप्लेस बाय अ न्यू वन एवरी टाइम सच एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट। हर बार जब आप एग्जामिनेशन करेंगे तो शेयर पिन को आपको बदलना होगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 कहता है पार्ट ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट टू बी एग्जामिन्ड बाय इंजीनियर और कॉम्पिटेंट पर्सन वंस इन एटलीस्ट 24 आवर्स आर। यहाँ पे बोल रहा है कि जो वाइंडिंग इंजन का पार्ट है उसको एग्जामिन किया जाना चाहिए इंजीनियर और कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, है ना, एटलीस्ट 24 आवर्स, वंस इन एटलीस्ट 24 आवर्स में एक बार तो उसको एग्जामिन करना होगा वाइंडिंग इक्विपमेंट्स के पार्ट्स, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है कि कौन कौन से पार्ट्स, एवरी पार्ट ऑफ सस्पेंशन गियर, केज एंड केज फेंसिंग, डेप्थ इंडिकेटर या एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ वाइंडिंग इंजन एंड ब्रेक्स। तो अभी इसको हमने पहले ही देखा है, तो सारे ही तो चेक करेगा ना भाई, वाइंडिंग इक्विपमेंट्स के सारे ही तो पार्ट्स हैं ना ये। तो आपका ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 25 है। डिटैचिंग प्लेट और बेल, detaching bell or plates in shaft to be examined and opening checked by calipers and gauges once at in every। यहाँ पे बोल रहा है कि डिटैचिंग प्लेट्स और जो बेल है आपका, ठीक है, ये और ये शाफ्ट में इसको एग्जामिन किया जाना चाहिए और ओपनिंग चेक्स बाय कैलिपर्स का जो ओपनिंग है वो कैलिपर्स के द्वारा और गॉजेस के द्वारा चेक होना चाहिए वंस एट इन एवरी 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 45 डेज, 3 मंथ।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैलिपर्स लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब होता है? कैलिपर्स, गॉज लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस बोल दो। ज़्यादातर ये वाइंडिंग शाफ्ट में ही यूज़ होता है। तो होता क्या है कि ये आपका जो है अ, जैसे ये केज है, तो केज के ऊपर में यहाँ पे लगाया जाता है ये, ठीक है, कैलिपर। तो इससे क्या होता है कि ये आपका जो अलाइनमेंट होता है या किसी भी तरीके का बाधा आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो वो चीज़ ये क्या करता है, मेज़र कर लेता है, ये कैलिपर दिखाता है ये चीज़ कि भाई ये इसमें जो मेज़रमेंट है वो गलत आ रहा है या अलाइनमेंट गलत है, इसका सही नहीं है। तो उसको एक्यूरेट करने के लिए इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो यही लिखा है कि ओपनिंग के चेक बाय कैलिपर्स एंड गॉज वंस एट इन एवरी 15 डेज, 30 डेज, 60, 45 या फिर 3 मंथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 30 डेज। हर 30 डेज पे एक बार जो है इसको चेक करना पड़ेगा, ध्यान रखें इसको। फिर आ जाइए यहाँ पे रेगुलेशन में 86 सस्पेंशन गियर दिया है। यहाँ पे एवरी डिटैचिंग प्लेट यूज इन कनेक्शन विद सेफ्टी हुक शैल बी एग्जामिन एंड द ओपनिंग देयर चेक बाय कैलिपर्स गॉज वंस एट इन एवरी 30 डेज। फिर आइए 26 पे, before every recapping, a length including the capping of at least kitna shall be cut off the rope and every piece of rope should cut off shall be open and its internal condition examined। इसको मैंने उसी समय बताया था जब हम रिकैपिंग की बात कर रहे थे। तो कह रहा है कि कितना मीटर लेंथ जो है हम उसको काट देंगे रोप का, और उसका जो भी पीस रोप का है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, कट ऑफ, कटा हुआ जो रोप का पीस है उसको हम, जो भी ओपन पीस है उसको हम इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे। राइट आंसर विल बी 2 मीटर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। और ये देखो, तो रेगुलेशन में 85 देखिए वाइंडिंग रोप दिया हुआ है, ठीक है। ये दिस इज वाइंडिंग रोप। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर एवरी रिकैपिंग अ लेंथ इंक्लूडिंग द कैपिंग ऑफ एटलीस्ट 2 मीटर शैल बी कट ऑफ द रोप एंड एवरी पीस ऑफ रोप शो कट ऑफ शैल बी ओपन इंटरनल कंडीशन एग्जामिन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन आया है, रोप यूज इन ड्रम वाइंडिंग, ठीक है। ड्रम वाइंडिंग में जो रोप यूज करते हैं वो क्या होता है, किस टाइप का होता है, लैंग्स लेड टाइप, ऑर्डिनरी लेड टाइप, फुल लॉक कॉयल टाइप, या फिर हाफ लॉक कॉयल टाइप, या कॉयल रोप। तो यहाँ पर किस टाइप का होता है ड्रम वाइंडिंग में जो हम रोप यूज करते हैं? पहली बात तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, ये रोप है, ठीक है। ये रोप आपको जो दिख रहा है ये ऐसे नहीं होता है, इसको मैं दिखाती हूँ आपको, जरा सब्र करो। ये मैं लेके आई हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ये रोप है, काफी भारी है ये एक्चुअली में। तो मैं इसको आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इसको क्या बोलती है, ये स्ट्रैंड है, ठीक है, स्ट्रैंड। तो ये एक स्टैंड है। अब इसके अंदर होता क्या है, जो छोटे छोटे वायर होते हैं ना, वायर का जो ग्रुप होता है उसको हम स्टैंड बोलते हैं, ठीक है। वायर का जो ग्रुप होता है, यानी इसके अंदर ऑलरेडी वायर होगा, उस वायर को क्या किया है इसने, ट्विस्ट करते हैं, तब ये बनता है स्ट्रैंड, ठीक है। स्ट्रैंड इसी तरीके से जब हम और 5 स्ट्रैंड को मिला देंगे फिर वो क्या बनेगा, एक रोप बन जाएगा, ठीक है। तो रोप ये होता है रोप, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक छोटा सा, ये तो बहुत बड़ा बड़ा है। इसी को जब आप इसको बीच में देखेंगे, ठीक है, इसको मैं हटाऊं अगर, ये बहुत वैसे मेटल का है, लग जाएगा हाथ में मेरे। तो ये इसके बीच में जब आप देखेंगे ना, इसको हटाने पे बीच में जब आप देखेंगे तो कोर होगा। तो इसको मैं दिखाती हूँ, बताती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, ये देखिए, यहाँ पे देखो, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ये जो मैं आपको वायर दिखा रही थी, ठीक है, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड बोलते हैं। जो मैं आपको दिखा रही थी स्ट्रैंड, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ वायर, ठीक है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ वायर, लिख देती हूँ, ग्रुप ऑफ वायर्स, ठीक। ये ग्रुप ऑफ वायर्स मिलके स्ट्रैंड बनाते हैं। अब ये स्ट्रैंड के बीच में इसको ऐसा ट्विस्ट किया जाता है कि इसके बीच में जो होता है सेंटर वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन, मेन वायर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो एक स्ट्रैंड है, आप देख रहे हैं, ये एक स्ट्रैंड जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, ये है, इसी के बीच में जब हम बनाते हैं एक और स्टैंड को हम डालते हैं, तो उसको हम कोर बोलते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा कोर है। तो ये आप देख रहे हैं, ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, ये सब मिलके एक क्या हुआ है, स्टैंड बना है। समझ पा रहे हो, ये वायर रोप है आपका, यानी ये पूरा एक वायर रोप बन गया, तैयार हो गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। उसके बाद हम इसमें और दिखाते हैं आपको। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, वाइंडिंग इंजन, वाइंडिंग
देख सकते हैं ये आपका रोप है, ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरीके से ये वर्क करता है जब ये रोटेट स्पिन होता है तो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये वाइंडिंग इंजन देख चुके हो आप। अब ये आता है आपका क्या, ये जो है आप देख रहे हैं ये, इसमें दो कंडीशन होता है। एक होता है स्ट्रैंड की, जब हम बात करते हैं स्ट्रैंड, ठीक है, स्ट्रैंड, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्ट्रैंड है, तो ये स्ट्रैंड के अंदर जो होता है, ठीक है, जैसे ये मैं बोलूं, एक ऐसे समझो, ऐसे समझो, जैसे ये आपका क्या है, कॉयल है, कॉयल कह रही हूँ, जैसे आपका ये वायर है, ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रैंड है, ये पूरा स्ट्रैंड मिलके एक क्या बनाया है, रोप बनाया है, ठीक है, हमें पता है रोप बनाया है। तो इसके अंदर यानी जो जो वायर है, छोटे छोटे वायर थे, वो सबका वो सबको एक मिला के हम क्या बनाए, हम स्ट्रैंड बनाए, वो स्ट्रैंड मिलके रोप बना रहा है। तो कहने का मतलब कि ये जो स्ट्रैंड एक बन के तैयार हुआ, ठीक है, उसके ऊपर क्या बना, रोप बना। तो रोप का जो डायरेक्शन है, जैसे मान लीजिए रोप का डायरेक्शन राइट है, ठीक है, और ये जो आपका स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड है, इसका भी डायरेक्शन अगर राइट है, सेम डायरेक्शन में अगर है, तो सेम डायरेक्शन में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए सेम डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं लैंग्स और लॉन्ग, लैंग्स ले, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैंग्स ले, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जो होता है उसको हम बोलते हैं लैंग्स ले। जिस डायरेक्शन में आपका ये वायर का डायरेक्शन, जिस साइड में इसको ट्विस्ट किया गया है, उसके बाद फिर स्ट्रैंड को ट्विस्ट किया गया है, उसी को हम बोलते हैं क्या, लैंग्स ले। और जिस डायरेक्शन में आपका ये वायर होता है, और उस डायरेक्शन में अगर वायर आपका रोप नहीं है या स्ट्रैंड नहीं है या अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्डिनरी या फिर रेगुलर, ये ऑर्डिनरी या फिर रेगुलर ले। इसको भी एक टर्म से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो एस दिख रहा है, ये देखो एस और जेड, ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, तो इसका जो राइट आंसर है, रोप यूज इन ड्रम वाइंडिंग। तो ड्रम वाइंडिंग में जो रोप यूज किया जाता है वो क्या होता है, ऑर्डिनरी ले टाइप होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको दिखाते हैं कैसे, लैंग्स ले और ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी और रेगुलर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लैंग्सले में क्या लिखा है, इफ द वायर्स इन द स्ट्रैंड, इफ द वायर्स इन द स्ट्रैंड्स आर इन सेम डायरेक्शन एज द स्ट्रैंड्स आर लेड ऑन द रोप। तो जिस डायरेक्शन में आपका स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड का जो डायरेक्शन है, यानी कि अगर जो स्टैंड है इसका डायरेक्शन अगर ये है, ठीक है, तो जो रोप का डायरेक्शन है, रोप यानी कि आपका स्ट्रैंड से मिलकर रोप बना, उसका भी डायरेक्शन अगर सेम ही है, तो उसको हम लैंग्स ले बोलते हैं। इस टाइप का रोप है ये। बस ये समझ लीजिए कि जैसे कि अब ट्विस्टेड है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई ये लाइक चरखा है और ये भी एक चरखा है, ये स्पिन कर रहा है, इधर से घूम रहा है, ये इधर से घूम रहा है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन काम हो रहा है। इसी तरीके से जो पूरा काम करता है सर्कल, ठीक है। लैंग्स लेके जब बात करते हैं, सेम डायरेक्शन जो होता है, सेम डायरेक्शन में होता क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल। तो ये ज्यादातर आपका हॉलेज और जो आपका वाइंडिंग में यूज किया जाता है, ठीक है, हॉलेज और वाइंडिंग में इसको हम यूज करते हैं। इसका पुलिंग जो बहुत स्मूथ होता है। जब हम ऑर्डिनरी और इसकी बात करते हैं, ऑर्डिनरी और रेगुलर ले की बात करते हैं, तो ये जो है नॉन रोटेटिंग टाइप है, नॉन रोटेटिंग, रोटेट नहीं करता है ये, नॉन रोटेटिंग। इसमें क्या होता है कि ये जो आपका वायर है स्टैंड में, वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जब स्टैंड रोप पे होता है तो इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है वायर से, तो इसलिए इसको हम ऑर्डिनरी और रेगुलर ले बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ होता है, ये शाफ्ट में यूज होता है, ठीक है, सीसीएम में इसको यूज किया जाता है, ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 28 है, इन कोपे और फ्रिक्शन वाइंडिंग, इन कोपे और फ्रिक्शन वाइंडिंग ओवरवाइंड इज प्रिवेंटेड बाय, ओवरवाइंड इज प्रिवेंटेड बाय। कोपे और फ्रिक्शन वाइंडिंग में ओवरवाइंडिंग होती है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं सेफ्टी हुक से, ब्रेकेज ऑफ रोप से, या कन्वर्जिंग गाइड से, या पिट बॉटम बफर से। कोपे और फ्रिक्शन वाइंडिंग ओवरवाइंड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कन्वर्जिंग गाइड से, ठीक है। किससे, कन्वर्जिंग गाइड क्या होता है,
कन्वर्जिंग गाइड का यहाँ पे एक जगह पे मैंने बताया है, इसको आप एक बार चेक करना, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्किप्स है, यहाँ पे स्किप्स आप समझ सकते हैं क्या होता है। स्किप्स को जो जनरली हम कोल को और जो मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है उसी के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। टब्स वगैरह को नहीं ले जाता, लेकिन कोल और मिनरल्स को डायरेक्टली क्या करता है, स्किप्स में भर देता है रूप से, और इसको डिस्चार्ज करता है बॉटम में। यहाँ से भरता है, यहाँ से डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। स्किप, एक ये स्किप होता है, दूसरा स्किप। फिर आइए क्वेश्चन 29 पे, सीक्वेंस ऑफ अटैचमेंट बिटवीन वाइंडिंग रोप एंड केज। अब यहाँ पे वाइंडिंग रोप और केज के बारे में बोल रहा है कि दोनों का जो सीक्वेंस है अटैचमेंट का वो आप जो है मैच कर दीजिए। बुल चेन, ट्रायंगुलर प्लेट, कैपल, डिटैचिंग हुक दिया हुआ है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा कैपल, डिटैचिंग हुक, बुल चेन, ट्रायंगुलर प्लेट। जरा इसको हम देखते हैं इमेज में, तभी समझ में आएगा। ये आपके सामने दिख रहा है आपको, सस्पेंशन गियर अरेंजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है आपका क्या है, ये सस्पेंशन गियर, ठीक है। ये केज यहाँ पे इसके नीचे केज रहता है, ठीक है, केज। तो इसके ऊपर जो है सस्पेंशन गियर जो लगा हुआ है, सबसे पहले आप देख सकते हैं क्या है, रोप, कैपल है, डी लिंक, डिटैचिंग हुक, फिर बुल चेन, ट्रायंगुलर प्लेट, केज चेन और केज अटैचमेंट। राइट आंसर केपल, देखो यहाँ पे केपल, ठीक है, पहला केपल है, फिर डिटैचिंग हुक है, बुल चेन है, फिर ट्रायंगुलर प्लेट है। इस तरीके से ये आपका जो है सही अरेंजमेंट है, तो ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, ड्यूरिंग ओवर वाइंडिंग अ केज इज सेफली सस्पेंडेड इन द हेड गियर ड्यू टू। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो केज है वो सेफली हेड गियर तक पे सस्पेंड हो जाता है। कहने का मतलब डिटैचिंग हुक की वजह से जो है ये रुक पाता है। तो ये ध्यान रखना, वरना एक्सीडेंट होने का चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये है डिटैचिंग हुक, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 31, इन अ शिंकिंग शाफ्ट एक्सीडिंग 150 मीटर डेप्थ द गाइड्स आर टू बी केप्ट एक्सटेंडेड टू अ डिस्टेंस ऑफ नॉट मोर देन फ्रॉम द बॉटम। यहाँ पे बोल रहा है कि सिंकिंग शाफ्ट यानी कि जो शाफ्ट है वो अगर 150 मीटर से ज्यादा गहरा है तो गाइड्स को हम क्या करेंगे, लगाएंगे वहां पे एक्सटेंड टू अ डिस्टेंस ऑफ नॉट मोर देन फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से हम गाइड्स तो लगाएंगे, लेकिन कहाँ से बोल रहे हैं, बॉटम से कितना जो डिस्टेंस है वो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। 6 मीटर, 12, 15, 18.5 या फिर 22.5। राइट आंसर आपका 22.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा जो है आप क्या जो गाइड्स है वो लगाना होगा आपको इससे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें 22.5, 84 रेगुलेशन आप चेक करेंगे। वाइंडिंग स्टिंकिंग शाफ्ट यहाँ पे दिया हुआ है। when the buck यहाँ पे देखिए, देयर शैल बी प्रोवाइडेड फॉर ईच बकेट और अदर मींस ऑफ कन्वेनेंस a sufficient number of guides which shall be kept extended to within 22.5 meter of the shaft bottom of, at all time when sinking is in progress। sinking जब प्रोग्रेस में, खुदाई अगर प्रोग्रेस में है, उस केस में बोल रहा कि कोई जो भी बकेट है या जो भी अदर मीन्स ऑफ कन्वेनेंस है, तो सफिशियंट नंबर ऑफ गाइड्स वहां पे लगे होने चाहिए, ठीक है। शाफ्ट के बॉटम की अगर हम बात करते हैं, वहां से 22.5 मीटर तक आपका जो ये गाइड है वो लगा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट टाइप ऑफ वाइंडिंग रोप इज रिक्वायर्ड इन अ सिंकिंग शाफ्ट हैविंग नो गाइड्स। बोल रहा है कि भाई किस टाइप का वाइंडिंग रोप यहाँ पे लगना होना चाहिए जहां सिंकिंग शाफ्ट हो रहा है और वहां पे कोई गाइड नहीं है। लैंग स्लीव, ऑर्डिनरी ले, 6/1 टाइप, या फिर रोप हैविंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन 6, या नॉन स्पिनिंग टाइप। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा नॉन स्पिनिंग टाइप, जो स्पिन ना करता हो, ठीक है। स्पिन जो ना करता हो, नॉन स्पिनिंग वाला। कहाँ दिया है आपका, रेगुलेशन नंबर 85 पे आप जाएंगे, वाइंडिंग रोप दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे, एक चीज चेक करेंगे, इन एनी शाफ्ट इंक्लूडिंग अ शाफ्ट इन कोर्स ऑफ बीइंग संक वेयर पर्सन आर लोअर्ड एंड रेज्ड वेयर गाइड्स आर नॉट प्रोवाइडेड। जहाँ पे पर्सन को ऊपर नीचे ले जाया जा रहा है, नो रोप अदर देन अ रोप ऑफ नॉन स्पिनिंग टाइप शैल बी यूज्ड। समझ रहे हो, मतलब नॉन स्पिनिंग टाइप का जो रोप है उसको हम सिर्फ यूज करेंगे, और कोई रोप हम वहाँ पे यूज नहीं करेंगे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एक और टर्म में यहाँ पे दिया, एक्सेप्ट इन सिंकिंग शाफ्ट लेस देन 30 मीटर इन डेप्थ एवरी वाइंडिंग रोप शैल बी मेड ऑफ कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर and the gauge of wire used in the construction of such rope shall be suited to diameter of drum, pulley and sieve of the winding installation। ठीक है, तो सिंकिंग शाफ्ट के केस में बता रहा है कि एक्सेप्ट इन सिंकिंग शाफ्ट लेस देन 30 मीटर इन डेप्थ, ठीक है। मतलब सिंकिंग शाफ्ट का केस छोड़ के 30 मीटर का गहराई है तो जो भी वाइंडिंग रोप है, ठीक है, वो कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर का बना होना चाहिए, यहाँ पे कहना चाह रहा है जो रोप है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द नॉर्मल लाइफ ऑफ वाइंडिंग रोप।
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। 3 साल, 4 साल, 5 साल या 3.5 साल? राइट आंसर आपका 3.5 साल ही हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल वाइंडिंग रोप का लाइफ पूछ रहा है, इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो वाइंडिंग रोप विच हैज बीन यूज फॉर मोर देन 3.5 years शैल बी यूज फॉर वाइंडिंग पर्पज। इससे ज्यादा समय अगर हो गया है किसी भी वाइंडिंग रोप को तो आप यूज नहीं करना है, सिंपल बताया है। ठीक है, वियर एंड टियर का केस आता है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, व्हाट इज द लाइफ ऑफ केज ऑफ सस्पेंशन गियर? व्हाट इज द लाइफ ऑफ केज सस्पेंशन गियर? 3.5, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल? राइट आंसर इसका क्या होगा? 6 साल। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सस्पेंशन गियर का दिया हुआ है, all part of suspension gear is regular use shall unless otherwise permitted by chief inspector be renewed after a period of service of not more than 6 years and at shorter interval if necessary। तो लाइफ टाइम इसका दिया हुआ है 6 साल, ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट 35। इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड डिटैचिंग हुक। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये जरूरी है डिटैचिंग हुक प्रोवाइड करने का, कहाँ पे? मैन वाइंडिंग शाफ्ट में, मटेरियल वाइंडिंग शाफ्ट में, बोथ मैन एंड मटेरियल वाइंडिंग शाफ्ट, या वाइंडिंग शाफ्ट इफ वाइंडिंग स्पीड एक्सीड 1.8 मीटर पर सेकेंड। तो जो रोप गाइड्स हैं, ठीक है, गाइड्स तो आप समझ रहे हैं सेफ्टी इक्विपमेंट है, तो ये जो गाइड्स है ये इस पे बोल रहा है कि जो चीज वेट है अगर वो सही तरीके से अगर हैंग नहीं कर रहा है, फ्रीली हैंग नहीं कर रहा है, तो जो गाइड रोप है वो क्या हो सकता है? स्लैक हो सकता है, और जो आपका केज है वो कोलाइड भी हो सकता है। ठीक है, टूट भी सकता है। इसलिए राइट आंसर आपका ए एंड बी दोनों ही हो जाएगा। यहाँ पे सर्कुलर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप समझें, गाइड रोप का दिया हुआ है, यहाँ पे हम बताते हैं। यहाँ पे देखें, चीज वेट जिसको हम क्लैम्प्स भी बोलते हैं, शुड बी केप्ट एक्सपोज्ड फॉर विच सुटेबल अरेंजमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड थ्रू ड्रेन्स एंड सुटेबल इंस्पेक्शन, गैलरी, लैडर, वे एक्सेट्रा एंड रेगुलर क्लीनिंग ऑफ सम्प्स। ठीक है, तो चीज वेट और क्लैम्प्स की बात कर रहा है कि ये जो है सुटेबल अरेंजमेंट इसके लिए किया होना चाहिए, चाहे ताकि वो ड्रेन्स के थ्रू निकल सके। ठीक है, लैडर भी होना चाहिए, और यहाँ पे सुटेबल इंस्पेक्शन होना चाहिए गैलरी का, लैडर का, एंड रेगुलर क्लीनिंग ऑफ सम्प्स का क्लीनिंग जरूरी है, वो होना चाहिए। गाइड शुड बी लुब्रिकेटेड एट रेगुलर इंटरवल, तो गाइड जो है वो लुब्रिकेटेड मतलब कि मतलब ऐसा ना हो कि उस पर जंग लग जाए तो वो लुब्रिकेट ही ना हो। ठीक है, अच्छा, इन फेयरली ड्राई शाफ्ट इट मे बी मंथली लुब्रिकेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एसिड। अब ऐसा नहीं कि उसमें एसिड लग जाए, एसिड कहीं दिख रहा है हमको, लुब्रिकेंट जो है वो एसिड नहीं लगना चाहिए उसमें। ईच गाइड शुड बी इंस्पेक्टेड एटलीस्ट वंस अ मंथ, जो भी गाइड है वो 1 महीने में एक बार जो है इंस्पेक्शन इसका होना जरूरी है। पोर्शन वेयर द केज normally rest on landing where guide is exposed to ventilation exhaust top and bottom portion in or about the fixture should be specially inspected for wear, corrosion and broken wire। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, गाइड रोप का टेंशन बताइए। ये 200 मीटर शाफ्ट है, मान लीजिए ये शाफ्ट है 200 मीटर गहरा। ठीक है, वेट टू बी अटैच एट द सम्प, सम्प में जो हम वेट अटैच करने वाले हैं वो कितना करेंगे? 2.5 टन। ठीक है, 2.5 टन हम अटैच कर दिए, तो वेट ऑफ 200 मीटर गाइड रोप का जो वेट है वो कितना हो जाएगा? 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये बता रहे हैं, सर्कुलर क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। कंस्ट्रक्शन ऑफ गाइड रोप शैल बी, कंस्ट्रक्शन ऑफ गाइड रोप शैल बी, गाइड रोप का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? 6/1 हाफ लॉक कॉयल, या ए और बी, या फिर नन ऑफ दीज? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका दोनों ही, दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये भी सर्कुलर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और ये एग्जाम में आपके आने के चांसेस है। देखो सर्कुलर का क्वेश्चन है ये, ऊपर जो सर्कुलर दिया हुआ तो उसी का, सेफ यूज ऑफ गाइड रोप गाइडलाइंस दिया हुआ है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा। नंबर यानी कि रेगुलेशन सेज sufficient number of guides be provided, normally 4 guide ropes shall be arranged at 4 corner of each cage। 4 बोल रहा कि 4, एक केज है, एक केज के चारों कॉर्नर पे 4 गाइड रोप्स नॉर्मली लगाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, आइदर 6 ओवर और हाफ लॉक जो आपका गाइड रोप है वो इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इन वाटरी शाफ्ट हाफ रॉक टाइप में भी प्रिफर्ड। आपसे अगर वाटरी शाफ्ट पूछ लिया तो आप ये मत कहना कि भैया सीएमआर में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपका सर्कुलर में दिया हुआ, ध्यान रखना इसको। फिर आइए क्वेश्चन में, यहाँ पे गाइड्स क्या होता है? गाइड्स आर यूज टू बी, देखो गाइड्स आर used to give direction to the cage in motion in the shaft to avoid collision between them।
क्या बोलता है, गाइड्स जो है वो क्या करता है, एक डायरेक्शन देता है केज को, जब केज मोशन में होता है, ठीक है, शाफ्ट में जा रहा है, मोशन में है, ताकि जो कोलिजन है दोनों के बीच में, शाफ्ट और आपका केज का, वो कोलाइड ना करे, ठीक है। तो दो तरीके के आपके गाइड्स होते हैं, एक रिजिड गाइड्स, एक फ्लेक्सिबल गाइड। रिजिड मतलब होता है जो एकदम स्टेबल हो, फ्लेक्सिबल मतलब थोड़ा सा मूव कर सकता है, ठीक है। तो वही रिजिड के बारे में दिया है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल गाइड्स के बारे में दिया है। तो आप इसको समझ सकते हैं, दीज गाइड्स आर मेड अप ऑफ स्टील और वुड। ये स्टील और वुड का होता है रिजिड गाइड, और फ्लेक्सिबल गाइड जो होता है स्टील वायर रोप्स होता है, ठीक है, इसका बना होता है। ध्यान रखना, इसको आप बाद में ही पढ़ सकते हैं, हम बढ़ते हैं आगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो आप वहां पढ़ लेना। इन ड्रम वाइंडिंग सिस्टम इन माइन शाफ्ट, ओवर वाइंडिंग इज प्रिवेंटेड बाई, यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रम वाइंडिंग सिस्टम के केस में, ठीक है, ड्रम वाइंडिंग शाफ्ट के केस में ओवर वाइंडिंग जो है उसको हम किससे प्रिवेंट करते हैं, लिली कंट्रोलर, डिटैचिंग हुक, कैलिपर ब्रेक, सेफ्टी कैच, या फिर बुल प्लेट। तो इसको आप लिली कंट्रोलर से क्या करते हैं, ओवर वाइंडिंग प्रिवेंट हम कर सकते हैं। ये भी आई थिंक सर्कुलर का क्वेश्चन है, इसको डीजे देशमुख में देखना, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि पेज नंबर क्या है, डीजे देशमुख में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। ओवर वाइंडिंग ड्रम वाइंडिंग सिस्टम में, ठीक है, हम लिली कंट्रोलर का यूज करते हैं ओवर वाइंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ध्यान रखें। फिर आइए, रिकैपिंग ऑफ वाइंडिंग रोप इज डन टू, जब हम रिकैपिंग करते हैं वाइंडिंग रोप का, तो उससे होता क्या है, इंक्रीज फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ रोप, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रोप, प्रिवेंट एक्सेसिव रस्टिंग ऑफ रोप, या रिमूव अ पोर्शन ऑफ रोप सब्जेक्टेड टू सीवियर स्ट्रेस। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो आपका रोप है, उस रोप में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा वो उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है, रगड़ाव हुआ है, टियर हुआ है, तो उसके वजह से क्या होता है कि वो पोर्शन बहुत ज़्यादा घिस जाता है, वो फिर से यूज़ करने लायक नहीं होता है कि हम फिर से यूज़ कर सकें। इसलिए रिमूव अ पार्ट ऑफ रोप सब्जेक्टेड टू सीवियर स्ट्रेस विल बी द राइट आंसर। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 41, फ्रिक्शन वाइंडिंग डज नॉट इंक्लूड, यहाँ पे देखें, फ्रिक्शन वाइंडिंग डज नॉट इंक्लूड व्हाट, फ्रिक्शन वाइंडिंग डज नॉट इंक्लूड टेपर, गाइड, लिमिट स्विचेस, डिटैचिंग हुक या ब्रेक। तो क्या नहीं होता है फ्रिक्शन वाइंडिंग में, तो डिटैचिंग हुक इतनी बार बताया, अब इसके पहले भी हम देख रहे हैं, एक्सेप्ट फ्रिक्शन वाइंडिंग डिटैचिंग हुक प्रोवाइड किया जाता है, तो भाई नहीं होता है इसमें फ्रिक्शन वाइंडिंग डिटैचिंग हुक, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेगुलेशन में 81 में, ठीक है भाई, एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडर। ठीक, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग शैल बी डन एट रेगुलर इंटरवल, एट रेगुलर इंटरवल फॉर, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है ये रेगुलर इंटरवल पे किया जाएगा। कहाँ किया जाता है, वाइंडिंग ड्रम शाफ्ट में, ब्रेक टाई रोड्स, सस्पेंशन गियर, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है ये आपको मिलेगा सर्कुलर में। ठीक, आओ, ठीक है, यहाँ पे देखो 42 देखो, लाइफ ऑफ रोप दिया है, फॉर फ्रिक्शन वाइंडर एक्सटेंशन ऑफ लाइफ ऑफ रोप इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अ पीस ऑफ रोप कैन नॉट बी कट एंड टेस्टेड फॉर स्ट्रेंथ। तो फ्रिक्शन वाइंडर के केस में बोल रहा है कि जो रोप का लाइफ है वो हम ये बता नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो रोप का जो पीस होता है उसको हम काट के टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग वाइटल कंपोनेंट्स लाइक पार्ट ऑफ केज, सस्पेंशन गियर, ड्रम शाफ्ट, ब्रेक टाई रोड एक्सेप्टर टू डिटेक्ट हार्मफुल क्रैक्स और फ्लॉज। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है कि ये बहुत ही बढ़िया एक कंपोनेंट है, जिसमें आपका जो केज सस्पेंशन गियर है या उसके जो भी पार्ट्स हैं, ड्रम हो गया, ड्रम वाइंडिंग शाफ्ट हो गया, ब्रेक टाई रॉड्स हो गए, ये सब में अगर कोई भी तरीके के क्रैक्स हैं या किसी भी तरीके का यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको कि प्रॉब्लम है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो चीज़ डिटेक्ट यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम ये पता करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मैच द फ्लोइंग होगा, इसको हटा देना, कि मैच द फ्लोइंग है, एक्चुअली ये सेम रिपीट हो गया, मैच द फॉलोइंग। सिस्टम दिया है, सेफ्टी डिवाइस दिया है, ड्रम वाइंडिंग है, ठीक है, ड्रम वाइंडिंग में क्या होता है, फ्रिक्शन वाइंडिंग में क्या होता है, इंक्लाइन हॉलेज में क्या होता है, और वाइंडिंग इन चिंकिंग शाफ्ट में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रम वाइंडिंग जो देख रहे हैं, ड्रम वाइंडिंग में क्या होता है, डिटैचिंग सेफ्टी हुक लगाया जाता है, आपको पता है। फ्रिक्शन वाइंडिंग केस में डिटैचिंग हुक नहीं लगाया जाता, हमें ये भी पता है। तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेपर गाइड हो जाएगा। इंक्लाइन हॉलेज की जब हम बात करते हैं तो इंक्लाइन हॉलेज में जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, बैक कैच। इंक्लाइन हॉलेज में बैक कैच लगाया जाता है, और वाइंडिंग शिंकिंग शाफ्ट में हम राइडर लगाते हैं। ये सेफ्टी डिवाइस है, ये सब याद रखना है आपको, ये सारे सेफ्टी डिवाइस कहाँ कहाँ यूज होता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, देखो P का 2 है, यहाँ पे देखें Q का 1 है, उसके बाद R का 4 है, उसके बाद S का 3 है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा।
उसके बाद 44 देखिए, कैप्स आर यूज इन, कैप्स हम बता चुके हैं आपको क्या होता है। कैप्स आर यूज इन, कहाँ कैप्स यूज किया जाता है? फ्रिक्शन वाइंडिंग में, डायरेक्ट हॉलेज, एंडलेस हॉलेज, ड्रम वाइंडिंग, चेयर कार सिस्टम ऑफ मैन राइडिंग। तो कैप्स जो है ज्यादातर हम ड्रम वाइंडिंग में ही यूज करते हैं, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ यहाँ पे। कैप्स क्या है? स्टील सपोर्ट है जिसपे केज आपका रुकता है, रेस्ट करता है एट पिट टॉप एंड मिड लैंडिंग, so that rail track is always at the proper level for loading and unloading of tubs. When the cage is on the caps, the rope is released from weight of the cage. इसको मैंने आपको दिखाया भी था यहाँ पे, ये देखिए ये केज है, ठीक है, दिख रहा है लाइक ये वाला, ये ये केप्स है, ठीक है। ये केप्स जो है क्या होता है, ये केप्स ऐसे रोक देता है, इस पे, इसी पे केज रुक जाता है। केप्स को ऊपर हटाएगा और थोड़ा इधर करेगा, तब केज जो है फ्री हो जाता है, तब वो नीचे की तरफ आता है या ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये होता है, इसको ध्यान रखना है केप्स क्या होता है, ठीक है। स्टील सपोर्ट केज को रोकने के लिए। उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ वाइंडिंग रोप शुड नॉट बी लेस देन, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताया है वाइंडिंग रोप का, वो कितने से कम नहीं होना चाहिए, 5, 6, 7.5 या फिर 10 या फिर 15। इसका जो राइट आंसर है वाइंडिंग रोप, ध्यान रखना, वाइंडिंग रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS, इसका भी फुल फॉर्म काफी पूछता है, इस ये कितने से कम नहीं होना चाहिए। राइट आंसर विल बी 10। ऑलराइट, आ जाइए नेक्स्ट 46। इन्फॉर्मेशन ऑफ ओवर वाइंडिंग इज टू बी सेंड टू रिम रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइन व्हेन, क्या बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन जो ओवर वाइंडिंग का है वो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइन को भेजा जाएगा, कब भेजा जाएगा? पर्सन्स वेयर बीइंग रेज्ड और लोवर्ड, मटेरियल्स वेयर बीइंग रेज्ड और लोवर्ड, या फिर पर्सन और मटेरियल वेयर बीइंग रेज्ड और लोवर्ड, या फिर इन केस केजेस वेयर एम्प्टी, या फिर ऑल ऑफ द एबव। किस केस में ओवर वाइंडिंग जब होगा रीजनल इंस्पेक्टर को भेजा जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पर्सन्स और मटेरियल वेयर बीइंग रेज्ड और लोवर्ड, ठीक है। इस केस में जो है इसको भेजा जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 47। 47 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, अ पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंडेंट द रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ मेन टूल एंड मटेरियल एंड ट्रांसमिट सिग्नल एट शाफ्ट इनसेट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑन सेटर, बैंक्समैन, अटेंडेंट, या फिर इनसेटर। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? बैंक्समैन और ऑन सेटर दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। बैंक्समैन और ऑन सेटर दोनों ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके रेगुलेशन में, इसको थोड़ा सही कर लेना, बैंक्समैन ऑन सेटर दोनों हो जाएगा, हमें किसी एक को नहीं कह सकते। यहाँ पे आपका दिया हुआ रेगुलेशन में साफ फिटिंग में आप देखें, नो पर्सन अदर देन बैंक्समैन और इन सेटर शैल हैव एनी सिग्नल अनलेस इज एन ऑफिशियल ऑफ द माइन इज ऑथराइज्ड बाय राइटिंग बाय द मैनेजर टू गिव सिग्नल्स। तो ध्यान रखना बैंक्समैन और ऑन सेटर दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, automatic contrivance shall be provided if the man winding shaft is a, क्या बोल रहा है? ऑटोमेटिक कंट्रवेंस हम तब प्रोवाइड करेंगे जब मैन वाइंडिंग, ठीक है, मैन वाइंडिंग शाफ्ट कितने से ज्यादा गहरा हो जाए, मोर देन 100 मीटर डीप, मोर देन 80 मीटर डीप, मोर देन 120 मीटर डीप, या फिर ऑफ एनी डेप्थ, कितना भी डेप्थ हो सकता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक कंट्रवेंस जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा? ये सर्कुलर का पार्ट है, आपको सर्कुलर में मिलेगा। 81 आप देखिए, मैन वाइंडिंग रेगुलेशन 81 चेक कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे आपका ऑफ एनी डेप्थ होगा, ठीक। ऑटोमेटिक कंट्रोमेंस के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप चेक कर सकते हैं। सेम ही क्वेश्चन, ऑटोमेटिक कंट्रोमेंस इज मैंडेटली रिक्वायर्ड इन मैन वाइंडिंग व्हेन डेप्थ ऑफ शाफ्ट एक्सीड, अच्छा 80 मीटर, 100 मीटर, 120 मीटर, या इन एवरी शाफ्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ डेप्थ। तो यही वही सेम चीज है, सेम चीज इसका आंसर, इन एवरी शाफ्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ डेप्थ। यहाँ पे आ जाइए 50 लास्ट क्वेश्चन, व्हाट शैल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ सिंकिंग शाफ्ट बकेट इन अ शाफ्ट 280 मीटर डीप। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये भी सर्कुलर का ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड जो है सिंकिंग शाफ्ट बकेट का किसी भी शाफ्ट में, बोल रहा है कि 280 मीटर गहरा शाफ्ट है, तो बोल रहा है कि जो मैक्सिमम स्पीड है सिंकिंग शाफ्ट बकेट का वो कितना होना चाहिए? 1.5 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड, या फिर 4 मीटर पर सेकंड। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्कुलर का पोर्शन है ये, इस सर्कुलर में आपके यहाँ पे देखें, ये देखो सर्कुलर 2018 क्या दिया, मैक्सिमम मैन वाइंडिंग स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आपका फॉर सिंकिंग शाफ्ट के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे मैन वाइंडिंग से स्पीड दिया हुआ है कि मैनेजर शैल फिक्स स्पीड ऑफ मैन वाइंडिंग इन कंसल्टेशन विद इंजीनियर बट इट शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग। यहाँ पे अगर 100 मीटर गहराई आपका है शाफ्ट, ठीक है, मैन वाइंडिंग के केस में,
तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो गाइड्स है, बोल रहा है कि अगर 100 मीटर तक आपका गहराई है तो शाफ्ट में आपके गाइड्स फिट नहीं किए जाएंगे, और जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो 101 और 300 मीटर के रेंज में आता है तो 4 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए। लाइक वाइज आपका यहाँ पे दिया हुआ है। सिंकिंग शाफ्ट के केस में, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि अप टू 150 मीटर, आपका क्वेश्चन में कितना था, 280 मीटर अगर गहरा है, उस केस में 280 किधर आएगा, इस बीच में तो आएगा। यहाँ पे देखो 150 मीटर की बात कर रहा है कि सच शाफ्ट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी फिटेड विद गाइड्स, यहाँ पे भी गाइड्स नहीं लगेगा। डेप्थ अगर 150 मीटर है, अब 150 मीटर तक, तो स्पीड देखिए 1.5 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। और यहाँ पे अगर 151 से 500 मीटर के बीच में है तो 2.5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे स्पीड होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी भी देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और आज का यहीं पे ख़त्म करेंगे सेशन। और मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी हो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और इससे और भी क्वेश्चन निकल सकते हैं, एक काम करूँगी, इससे और जो क्वेश्चन निकल रहे हैं उसको मैं टेस्ट के रूप में टेलीग्राम पे दे दूँगी, ठीक है? ताकि कुछ क्वेश्चन छूटे ना इसमें से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंकिंग शाफ्ट, बाइंडिंग, ड्रम, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? टेलीग्राम को आप फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे क्विज होते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम और यहाँ फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? फटाफट जो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, छोड़ना मत कुछ। ओके, चलो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे खत्म है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, क्योंकि चीज़ों को फिर समझाना और फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, टाइम लगता है उसमें। तो चलो फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे जल्दी ही आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।